स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज अपने ब्रांच के 7th क्लास में हैं और जो हम लोग अभी तक सीखे हैं उसी का रिवीजन है। यहाँ पर कुछ भी आज नया अपने नहीं सीखेंगे। डेफिनेटली सम्स अच्छा मिलेगा, कुछ जो कि आपको आपने यदि ट्राई किया होगा तो डेफिनेटली मज़ा आया होगा। कहीं अटके भी होंगे तो आप उसे क्रॉस वेरीफाई कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 26 जो है, मैंने बोला था एज पर माई प्रॉमिस कि मैं सॉल्यूशन भी दिखा दूंगा और डिस्कस पूरा करूंगा। डेफिनेटली डिस्कस करना समझाना काम है। यदि आपने किया होगा तो आप वहाँ पर वेरीफाई कर पाओगे। तो यानी कि मैं केवल टाइम सेव करूंगा लिखने का, बाकी सब समझाने में ज़्यादा टाइम जाएगा। ओवरऑल सम्स में उतना ही टाइम लगेगा जितना लगता है बनाने में। क्वेश्चन नंबर 26 को अपने मार्क कर सकते हैं कि दिस इज इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, मतलब बोल सकते हैं कंसेप्ट वाइज अच्छा सम है। वेरी इंपॉर्टेंट नहीं बोलेंगे क्योंकि फ्रिक्वेंटली इस तरह का सम्स एग्जाम में नहीं आता है। ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड सम है, तो आपको यदि लग रहा है कि आप थोड़ा स्टैंडर्ड प्रिपेयर करके जाएं, जनरली नहीं आता है, ऐसा मैंने नहीं बोला नहीं आता है। आप यदि एग्जाम में वेल प्रिपेयर्ड होकर जाना चाहते हैं, अपना कंसेप्ट को डेवलप करके जाना चाहते हैं, देन इन दैट केस डेफिनेटली आप इस तरह के सम्स को एज ए चैलेंज एक्सेप्ट करके करोगे। सो क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 में KP manufactures a range of goods which it sells to wholesale customers only from its head office। यानी कि कंपनी है जो कि मैन्युफैक्चर करती है और वो अपने हेड ऑफिस से बेचती है होलसेल प्राइस पर। इन एडिशन द हेड ऑफिस ट्रांसफर गुड्स टू अ न्यूली ओपन ब्रांच एट फैक्ट्री कॉस्ट प्लस 15%। एक नया ब्रांच ये लोग खोल लिए हैं जहां पर ये लोग कॉस्ट पे 15% एडिशन करके गुड्स को ट्रांसफर करते हैं। द ब्रांच देन सेल्स दीज गुड्स टू द जनरल पब्लिक ऑन ओनली कैश बेसिस। यानी जनरल पब्लिक को ये लोग कैश बेसिस पर क्या करते हैं, बेचते हैं। द सेलिंग प्राइस टू होलसेल कस्टमर, ये अभी तक कहानी चल रहा है, बता रहा है, इंट्रोडक्शन है। 15% कॉस्ट पे ऐड करके इनवॉइस प्राइस आता है, ये बात आपको बताया। इज डिजाइन टू गिव ए फैक्ट्री प्रॉफिट विच अमाउंट्स टू 30% ऑफ द सेल वैल्यू। यानी कि आपका जो फैक्ट्री प्रॉफिट है उस पर आपका 30% जो है सेल वैल्यू का प्रॉफिट मार्जिन है, ठीक है ना। यानी कि सेल के ऊपर 30% प्रॉफिट मार्जिन रखता है कंपनी। द सेलिंग प्राइस टू द जनरल पब्लिक इज डिजाइन टू गिव अ ग्रॉस मार्जिन दैट इज सेलिंग प्राइस लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम HO ऑफ 30% ऑफ द सेल वैल्यू। तो आपका कहानी वही कि रिटेल जो ब्रांच के थ्रू बिकेगा उस पर भी 30% मार्जिन ऑन सेल वैल्यू है। KP operates from rented premises and leases all other types of fixed assets। ठीक है, एसेट्स लीज पे देना इनका बिजनेस है, व्यापार है। The rent and hire charges for these are included in overhead cost shown in the trial balance। यानी कि रेंट एंड हायर चार्जेस वगैरह ओवरहेड के अंदर इंक्लूडेड है। दिस इज जस्ट एन इंफॉर्मेशन, नथिंग एल्स। आपको कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है, सिंपली आपको ये कहानी बनाकर रीडिंग टाइम आपसे वो किल करा रहा है। From the information given below, you are required to prepare for the year ended 31st December 2010 in columnar form। आपको columnar form में क्या बनाना है? तो पहला है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर HO, द ब्रांच, द एंटायर बिजनेस। यानी आपको HO के लिए भी बनाना है फाइनल अकाउंट, ब्रांच के लिए भी बनाना है, एंड एट द सेम टाइम कंबाइंड भी बनाना है। यानी कि यू हैव टू प्रिपेयर कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट फॉर HO along with branch, दोनों का कंबाइंड करके आपको बनाना है। बैलेंस शीट एज ऑन 31st December 2010 फॉर द एंटायर बिजनेस, यानी कि CBS कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट भी बनाना है आपको। तो PL बनाना है, ठीक है, सेपरेट दोनों के लिए, और ब्रांच और HO का मिलाकर एक कंसोलिडेटेड भी चाहिए। एंड बैलेंस शीट ऑब्वियस है कि एक ही बनेगा, वो आपका कंसोलिडेटेड ही बनेगा। सेपरेट भी बन सकता है, पूछा नहीं है, अपने कंसोलिडेटेड ही बनाएंगे। कंसोलिडेटेड इंटायर बिजनेस बोल दिया है तो कंसोलिडेटेड बनाना है। अभी आपको समझ में आ गया क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट क्या है। 30% मार्जिन ऑन सेल है, नंबर 1। नंबर 2 कि क्वेश्चन में आपको सेपरेटली PL दोनों के लिए बनाना है, HO के लिए भी बनाना है, ब्रांच के लिए बनाना है और कंसोलिडेटेड भी बनाना है। तो क्या अपने लोग 3-3 बनाएंगे? हाँ बनाएंगे।
बट अपने को टाइम सेव करना है, इसलिए कॉलमनर बना देंगे। एक पर्टिकुलर से एक होगा, बट आपके कॉलम 3 होंगे, एक होगा ब्रांच के लिए, एक होगा आपका एचओ के लिए, और एक होगा कंसोलिडेटेड यानी टोटल के लिए। इसके बाद आपका और 15% आपका अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा उसमें इंफॉर्मेशन है कि 15% प्रॉफिट मार्जिन एचओ जो है वो रखकर गुड्स कंसाइन करता है ब्रांच के पास। प्रॉफिट मार्जिन ब्रांच भी 30% ऑन सेल वैल्यू लेता है और एचओ भी 30% ऑन सेल वैल्यू लेता है। ये सेल प्राइस पे क्या प्रॉफिट ये लोग अर्न करते हैं, ये बात यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन है एचओ और ब्रांच का, ये ट्रायल बैलेंस गिवन है, इसी से आपको बनाना है। तो पहले पढ़ के, जैसे मैंने कहा कि जब मैं नहीं बना रहा हूँ तो डिस्कशन टाइम ज़्यादा जाएगा, यदि मैं सॉल्व करता हूँ तो उस समय लिखने में भी हमें टाइम मैनेज करना पड़ता है। तो सिंस आज करना बहुत है, डिस्कशन भी करना है, इसीलिए अपने क्या कर रहे हैं, डिस्कशन में ही बिलीव कर रहे हैं। और मैं आपको सॉल्यूशन भी दिखा दूंगा, ठीक है, एक एक करके कैसे, मैं केवल लिखने का काम बचाऊंगा। रॉ मटेरियल्स परचेज 35,000 का अपने परचेज किए हैं रॉ मटेरियल्स, ठीक है। तो रॉ मटेरियल्स परचेज है, वो भी एचओ ने खरीदा है, ब्रांच में तो कुछ भी नहीं, आप देख सकते हैं ब्लैंक है। तो ये आपका पता ही है कि डेबिट साइड में चला जाएगा। रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड होगा तो देखते हैं आगे इन्फॉर्मेशन होगा तो कंज्यूम निकालेंगे। डायरेक्ट वेजेस है, 2 वेजेस करके चला जाएगा। फैक्ट्री ओवरहेड आपका ट्रेडिंग में जाएगा। ये स्टॉक ऑन 1 जनवरी 2010 रॉ मटेरियल्स है, तो ये आपका ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स है और ये ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है। इसका मतलब क्वेश्चन में हमें रॉ मटेरियल्स भी दिया हुआ, फिनिश गुड्स दिया हुआ है, तब उस केस में ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स आएगा और रॉ मटेरियल्स ओपनिंग स्टॉक एंड परचेज एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स एडजस्ट करके जो आएगा वो रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड आएगा। वो हम नेट फिगर दिखाएंगे, डायरेक्टली नहीं दिखाएंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स भी ट्रेडिंग में दिखा दें और ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स भी दिखा दें। ओवरऑल आंसर सेम ही आएगा, गलत नहीं होगा, बट प्रेजेंटेशन थोड़ा सा गंदा दिखने लगेगा। इसीलिए आपको रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड क्या करना है कि रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड को सेपरेटली वर्किंग में निकाल लेना है। डेटस आप समझिए, बैलेंस शीट आइटम है। फिर आपका कैश दिया हुआ है, तो ये कैश बैलेंस शीट आइटम है। एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरीज पीएनएल में जाएगा, सेल्समैन सैलरी पीएनएल में जाएगा। अब ये एचओ का है तो एचओ में डाल दीजिए, ब्रांच का है तो ब्रांच के कॉलम में डालिए, और दोनों का मिलाकर एक कंसोलिडेटेड आएगा, वो आप कंसोलिडेटेड कॉलम में लिखिए। अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग ओवरहेड 12,500 और 2,300, ये भी आपका पीएनएल में जाएगा, सेपरेटली जाएगा, फिर एक कंसोलिडेटेड आएगा। इंटर यूनिट अकाउंट्स, ये क्या है भाई, व्हाट इज दिस इंटर यूनिट अकाउंट्स, ये क्या है आप बताओ, क्या समझ में आ रहा है कि ये क्या होना चाहिए? तो बोलते हैं ये है करंट अकाउंट ऑफ एचओ। यानी ये आप देख सकते हैं कि दिस 5,000 इज नथिंग बट द ब्रांच current account in the books of HO, and this 2,000 is nothing but HO current account in the books of branch। यानी ब्रांच बोल रहा है HO you are my creditor by 2,000, ब्रांच HO बोल रहा है, HO बोल रहा है क्या, ब्रांच you are my debtor by 5,000। लो भाई, दोनों में तो मिसमैच हो गया। एक बोल रहा मैं तुमसे 5,000 पाता हूं, दूसरा बोल रहा मैं तुम्हें 2,000 ही दूंगा, तो बीच का डिफरेंस 3,000 है। वो 3,000 का डिफरेंस क्यों आया होगा, ये आपको अब सोचना पड़ेगा। दैट मे बी बिकॉज ऑफ द कैश इन ट्रांजिट और दैट मे बी बिकॉज ऑफ द गुड्स इन ट्रांजिट। अब देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में कैश इन ट्रांजिट है या नहीं है, या गुड्स इन ट्रांजिट है या नहीं है। नहीं है तो अपने मन से एजम्पशन लेना पड़ेगा, एजम्पशन लेके करेंगे अपने। फिर है कैपिटल, तो ये तो बैलेंस शीट आइटम हो गया। कैपिटल 50,000 सन्डे क्रेडिटर्स बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट इन स्टॉक, तो ये जो आपका ओपनिंग अनरियलाइज प्रॉफिट है वो अपने क्या करेंगे, लास्ट ईयर अनरियलाइज था, इस बार अपने वो रियलाइज हो जाएगा, तो इस बार इसे इनकम बना लेंगे, ठीक है। और जो इस साल का हमारा अनरियलाइज होगा प्रोविजन, उसे आप प्रोविजन बनाकर दिखाओगे। टू प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन अनसोल्ड स्टॉक। सिमिलरली यहाँ पे सेल्स है यानी रेवेन्यू है। एचओ का कितना रेवेन्यू है वो बोला हुआ 2 लाख। ब्रांच का रेवेन्यू कितना है, दैट वाज गिवन 65,200। गुड्स सेंड टू ब्रांच, यहाँ पे 46,000 का गुड्स सेंड टू ब्रांच है, ठीक है ना। 46,000 का गुड्स ब्रांच को मिला। गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ 44,500 का गुड्स उसको मिला। तो इसका मतलब है रास्ते में समझ में आ गया कि 1,500 का गुड्स इन ट्रांजिट रह गया।
1500 का गुड्स इन ट्रांजिट रह गया, समझ में आ रहा है। 46,000 अगला भेजा, अगला रिसीव किया 44,500, इसका मतलब है इन ट्रांजिट कितने का रह गया, 1500 का गुड्स जो है वो इन ट्रांजिट आ गया। नेक्स्ट है, आप देख सकते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन भी गिवन है। On 28 December 2010, the branch remitted 1,500 to HO and this has not yet been recorded in the books of HO. इसका मतलब है कि ब्रांच ने कैश रेमिट किया 1,500 का and that 1,500 not yet received by whom, by the HO, रिसीव नहीं किया। तो वो 1500, टोटल 3,000 का डिफरेंस आ रहा था। 1500 बिकॉज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट और 1500 क्या चीज़ के लिए आया, दैट इज फॉर कैश इन ट्रांजिट। तो 3000 का डिफरेंस हमें समझ में आ गया। जो येलो गाना यहाँ पे गा रहे थे, जो मैंने बहुत डार्क करके आपको बताया है, फिर से मैं इसे कलर को थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। ओके, ये 5000 और ये 2000, दोनों का बीच का डिफरेंस 3000 है। तो वो 3000 क्या चीज़ का है, क्वेश्चन क्लियर कर दिया कि 1500 फॉर कैश इन ट्रांजिट है एंड 1500 फॉर गुड्स इन ट्रांजिट है। ठीक है, ये हो गया आपका। आगे, ऑल्सो ऑन द सेम डेट द एचओ डिस्पैच्ड, ऑल्सो ऑन द सेम डेट द एचओ डिस्पैच्ड गुड्स टू द ब्रांच इनवॉइस्ड एट 1500। तो उसी दिन गुड्स जो है वो इनवॉइस किया गया 1500 का एंड दीज टू हैव नॉट येट बीन एंटर्ड इनटू द ब्रांच बुक्स, और इसे अभी ब्रांच के बुक्स में इसे नहीं दिखाया गया। तो ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। ये बात हमें कहाँ से समझ में आ गया था, तो ये जो आपका गुड्स सेंट और गुड्स रिसीव्ड, इन दोनों का जो डिफरेंस है ना 1500, ये बात अलग से आपको लिख कर भी क्लियर कर दिया है, बट आप यहाँ पे भी क्लियर कट समझ पा रहे हैं इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 1500 का है। वही बात आपको यहाँ पे फिर से बोला हुआ है। तो ऐसा मत करिएगा कि दो बार कर दें, एक ही बार होगा। It is the company's policy to adjust item in transit in the books of the recipient. ये भी बोल दिया कि भाई जो ट्रांजिट का आइटम्स है जो पाने वाला है उसकी बुक में एडजस्ट करेंगे, यानी कैश रेमिट करेगा ब्रांच तो किसको मिलेगा, एचओ। तो एंट्री कौन करेगा, एचओ। गुड्स यदि एचओ ने भेजा है तो वो किसे मिलेगा, बोला ब्रांच को, तो एडजस्टमेंट एंट्री कौन करेगा, ब्रांच। ये बात बता रहा। तो ये हम लोग ऑलरेडी समझ लिए कि करना क्या है। अब गुड्स इन ट्रांजिट के लिए एचओ ब्रांच क्या एंट्री करेगा, बोलो फटाफट से, ब्रांच क्या एंट्री करेगा, गुड्स इन ट्रांजिट के लिए ब्रांच क्या एंट्री करेगा। तो गुड्स इन ट्रांजिट यानी एसेट है जो कि रास्ते में पड़ा है, तो गुड्स इन ट्रांजिट एसेट्स इंक्रीजिंग, इसलिए डेबिट, एंड इट इज रेमिटेड बाय होम, बाय द एचओ, एचओ हैड सेंट, तो एचओ करंट अकाउंट, एचओ करंट अकाउंट। तो आप एचओ को इसके लिए लायबिलिटीज एक्नॉलेज करोगे। तो गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिटेड टू एचओ करंट अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो यहां पर है कि जो कैश इन ट्रांजिट है उसका एंट्री कौन करेगा। तो कैश इन ट्रांजिट के लिए एंट्री ब्रांच नहीं करेगा, एचओ करेगा। एचओ क्या करेगा, कैश इन ट्रांजिट यानी एसेट्स रास्ते में है तो एसेट्स अकाउंट डेबिट, एंड फ्रॉम होम इट इज कलेक्टेड, फ्रॉम द ब्रांच इट हैज बीन कलेक्टेड, सो ब्रांच बैलेंस को कम करना पड़ेगा, सो ब्रांच करंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो ये हो गया आपका जो एंट्री करना था उसकी बात हो गई। द स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स हेल्ड at the HO on 31st December 2010 was valued 2300। so ईयर एंड में क्लोजिंग स्टॉक कितना है वो यहाँ पे बता रहा है आपका कि 2300 का अपने लोगों के पास स्टॉक पड़ा है, 2300 का अपने पास स्टॉक पड़ा हुआ है। तो स्टॉक यदि आपका 2300 का है तो ये क्लोजिंग स्टॉक है, आपको पता है। यदि आपको रॉ मटेरियल्स कंज्यूम निकालना होगा तो आप कैसे निकालेंगे, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल्स प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स माइनस आपका क्या हो जाएगा, क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल्स। यानी कि आप क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस करेंगे इन ऑर्डर टू गेट व्हाट, इन ऑर्डर टू गेट द रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड। और जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है रॉ मटेरियल्स का दैट विल अपीयर इन द बैलेंस शीट, सो 2300 बैलेंस शीट में भी आएगा। You are advised that, अब आपको क्या करना है, there were no stock losses incurred at the HO or at the branch। बता रहा है कि कोई भी तरह का इन्वेंट्री लॉस यानी एबनॉर्मल लॉस है ही नहीं। आप ये एकदम क्लियर कट रखो, कोई भी तरह का इसमें रास्ते में गुड्स डैमेज एट ब्रांच एंड और इन ट्रांजिट कहीं पे भी नहीं है।
It is KP's practice to value finished goods stock at HO at factory cost, यानी उसका रूल्स है कि कॉस्ट पे वैल्यू करता है। तो ये तो नेचुरल है ना, मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लोअर, तो वो कॉस्ट प्राइस यहाँ पर लोअर है क्योंकि मार्केट में तो 30% मार्जिन पे लेकर बेच ही रहा है, तो इसमें कोई बहुत बड़ा आश्चर्य वाला बात नहीं बोल दिया इन्होंने, बोला कॉस्ट पे वैल्यूएशन करते हैं। हाँ, ये चीज़ क्या हो जाएगा, जब मार्केट प्राइस लोअर होगा तो कहानी वहाँ पर चेंज हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। देयर वर नो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, ये भी बता दिया कि वर्क इन प्रोग्रेस नहीं है, तो आप ऐसा कोई भी तरह का एजम्पशन मत लीजिए, ना शुरू में था और ना ही अंत में है। ब्रांच एम्प्लॉइज आर इंटाइटल्ड टू बोनस ऑफ 156 अंडर ए बायलैटरल एग्रीमेंट। अब 156 रुपया का एम्प्लॉइज, ब्रांच एम्प्लॉइज को बोनस मिलना है, भाई सीधी सी बात है, बोनस खर्चा है, बोनस एक्सपेंसेस बढ़ा दो। एंड इंटाइटल्ड है दैट मीन्स नॉट येट पेड, तो एट द सेम टाइम आप लाइबिलिटीज भी बढ़ा दो, यानी कि आउटस्टैंडिंग एम्प्लॉइज बोनस बोल के 156 आ जाएगा और एम्प्लॉइज बोनस बोलकर आपका एक्सपेंस 156 हो जाएगा। इसे आप पीएनएल में क्लोज कर दोगे, वो भी ब्रांच में लोगे। बस सम्स तो यही था सम्स, और ये सम्स का सॉल्यूशन आपको मैं दिखाऊंगा, एक एक करके करेंगे। सबसे पहले आप क्वेश्चन में रॉ मटेरियल्स कंज्यूम निकालो। तो चलो, रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड यदि आप कॉपी में नहीं लिखे हो, किए हो, तो आपको तो करना पड़ेगा। तो रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड कितना होगा, रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड कैसे निकलता है, मैं डिस्कस ही कर रहा हूं। मैंने कहा जब मैं सॉल्व नहीं करता हूं तो डिस्कशन में टाइम चला जाता है, उतना ही टाइम लगता है जितना मैं सॉल्व करके करूंगा। हाँ, मैं इस बार ऐसा मान रहा हूं कि आपने सम्स किया होगा। तो रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड कैसे निकलेगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब ओपनिंग स्टॉक कितना है आप देख सकते हैं, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स यहाँ पे दिख रहा है 1800 का, तो यहाँ पर अपने 1800 लिख देंगे। परचेजेस हमें दिख रहा है 35,000 का, तो यहाँ पर 35,000 परचेजेस लिखेंगे। और आपका माइनस करेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री, और क्लोजिंग इन्वेंट्री एडजस्टमेंट में दिया हुआ है 2300 का, सो माइनस 2300। अब यदि अपने माइनस किए तो फाइनल फिगर क्या आया, तो 34,500 इज द फाइनल फिगर। अब इफेक्ट देख लो, अब जब आप फाइनल अकाउंट बनाओगे तो ये नहीं दिखाओगे क्योंकि आप वर्किंग में कर दिए। फाइनल अकाउंट बनाते समय ये नहीं दिखाओगे, आप ये भी नहीं दिखाओगे 35,000 बिकॉज ये भी हमने ले लिया, और 2300 एडजस्टमेंट में है तो इसका ड्यूअल इफेक्ट होगा। एक जगह तो आपने दिखा दिया, दूसरी जगह अभी पोस्ट करना बाकी है। तो आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 2300 बैलेंस शीट में भी जाएगा। तो आपका 2300 का दो जगह इफेक्ट हो गया, एक तो यहाँ पर वर्किंग्स में आ गया और सेकेंड बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा। अभी आपको सॉल्यूशन में मुझे ये चीज़ दिखा देना है, तो ये क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन में मिलेगा 24। ये भी बिखरा पड़ा हुआ है इसलिए आपको बनाना चाहिए, यहां दिखा दे रहा हूं। दिस वन 22 सॉरी। तो देखो इस सम्स में जो मैं मार्क कर दे रहा हूं कि हाँ जो हो गया वो मैं मार्क कर रहा हूं। तो आप देखिए यहाँ पे इन द बुक्स ऑफ केपी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2010 दिया हुआ है, और यहाँ पे सबसे पहले अपने मार्क कर रहे हैं क्या जो दिख रहा है, क्या दिख रहा है भाई। तो यहाँ पर आप देखो टू मटेरियल कंज्यूम 34,500 और 34,500 मैंने यहाँ दिखाया, साथ में मैंने बोला 2,300 का आपका रॉ मटेरियल्स, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स 2,300 आएगा। तो ये देखिए रॉ मटेरियल्स 2,300 एचओ के बुक्स में है और टोटल कॉलम में भी है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 2,300, यहाँ ब्लैंक, तो 2,300 प्लस ब्लैंक इज इक्वल टू 2,300। तो इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा। यदि आप सॉल्यूशन देख रहे हैं एग्जाम से पहले, कुछ लोग रिवीजन ऐसे करते हैं, तो इस तरीके से रिवीजन करना चाहिए कि ये है मेरा सॉल्यूशन, चलो कर वहाँ पर वैसा है या नहीं, केवल लिखने का काम आप अवॉइड कर सकते हैं।
इसमें ज़्यादा ब्रेन यूज़ होता है बिकॉज यहाँ पर आप चीज़ों को सोच रहे हैं, समझने में ध्यान लगा रहे हैं रेदर देन कॉपी करने में। अभी आगे आ जाइए। सम्स ऐसा नहीं है कि इसका सॉल्यूशन देख लें, हाँ ये सॉल्यूशन है देख लो हो गया, ऐसा मैं नहीं करने वाला। आपको एक एक चीज़ बताऊंगा। डायरेक्ट वेजेस है अब 1,08,000, तो डायरेक्ट वेजेस 1,08,500, तो अपने डायरेक्ट वेजेस सिर्फ एचओ के कॉलम में है। गेट ट्रेडिंग के अंदर में देखिए वेजेस आपको दिख रहा होगा, सॉरी वेजेस आपको दिख रहा होगा 1,08,500। यहाँ पे देखिए ब्लैंक है, यहाँ पे ये ब्लैंक है, इसको ऐड करके भी ये 1,08,500 आया। आप ध्यान दीजिएगा ये चीज दूसरा जगह नहीं आएगा बिकॉज यू आर मेकिंग पोस्ट फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस। तो ध्यान दीजिएगा कि ट्रायल बैलेंस का आइटम कोई एक ही जगह पे पोस्ट हो रहा है। नेक्स्ट है आपका फैक्ट्री ओवरहेड। इसके बारे में कुछ कुछ बोला था बट अपने को से कोई मतलब नहीं है, अपने को तो पता है फैक्ट्री ओवरहेड से 39,000 फैक्ट्री ओवरहेड दिखा दीजिए। तो फैक्ट्री ओवरहेड ट्रेडिंग में आ गया आपका 39,000, यहाँ पर ये ब्लैंक है तो 39,000 आपका, ये आप देख रहे हो ना ये एचओ का कॉलम है, ये पहला और फिर दूसरा वाला ब्रांच का है। टोटल कॉलम साथ साथ कंसोलिडेटेड बन रहा है, यही मैं आपको बोला था कि 3 कॉलम में बनाएंगे ताकि एक साथ ही अपना काम हो जाए। नेक्स्ट आ जाइए क्या दिया हुआ आपका स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ रॉ मटेरियल्स ये हो चुका है। फिनिश गुड्स आपका दोनों के पास है, देखिए आप दोनों के पास आप देख सकते हो। एक बार मैं मिटा दूं ताकि फिर से फ्रेश मार्किंग आपको दिखाई दे। हाँ जी, तो फिनिश गुड्स आप देख सकते हो दोनों के पास ही है। फिनिश गुड्स 13,000 और 9,200, 13,000 एंड 9,200। तो आप देखो यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ट्रेडिंग में ही दिखाया है 13,000, 9,200, टोटल 22,200 आपका टोटल कॉलम में भी आया। सेकेंड प्लेस इसका कहीं पोस्टिंग नहीं होगा बिकॉज ये आपका ट्रायल बैलेंस आइटम है। डेटर्स आपको दिख रहा है 37,000 ओनली, तो 37,000 बैलेंस शीट में चला जाएगा। सब्जेक्ट टू कोई एडजस्टमेंट होगा तो उसमें करेंगे। तो आप बैलेंस शीट में आ जाइए। ऐसे बनाने का तरीका है, एक साथ ही बनाते हैं, मैं केवल लिख नहीं रहा हूँ। यदि ये बैलेंस शीट नहीं बना हुआ होता तो मैं जाकर वहीं लिखता है, आप मेरे को जानते हो अच्छी तरीके से, मैं ऐसे ही करता हूँ। तो यहाँ पे ये डेटर्स का फिगर हुआ जिसपे देखो ऊपर नीचे अलाइनमेंट थोड़ा सा यहाँ पर आपका गलत है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। आपको दिख रहा है कि ये हमने मार्क किया। डेटर्स 37,000 आया। आप कॉपी में बनाए होंगे, आप फ्रेश बनाए होंगे, आपका सब क्लियर दिख रहा होगा। कैश 22,000 है एंड 1,000 दोनों मिलकर 23,000 हुआ। तो आप यहाँ पे कैश लिखेंगे, कैश 22,000 एंड 1,000, 23,000। अभी हम लोग का कैश इन ट्रांजिट है, वो बाद में एडजस्टमेंट आएगा तो करेंगे। अभी हमने जो ग्रीन मार्क किया है वही हमारा हुआ और बाकी कुछ नहीं हुआ है। सो यहाँ पे 23,000 का कैश बैलेंस है, वो हो गया। नेक्स्ट है आपका कैश के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरीज 13,900 एंड 4,000। सो आप ये जाकर एचओ के कॉलम में लिखेंगे 13,900 और 4,000 इसमें, टोटल 17,900। तो ये आपका पीएनएल में आएगा। तो पीएनएल में जाके ढूंढिए, ये देखिए सैलरीज 13,900 एंड 4,000, टोटल 17,900, ये हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आपका सेल्समैन सैलरीज है 22,500 एंड 6,200, ये भी पीएनएल में जाएगा 22,500, 6,200, टोटल 28,700 सेल्समैन सैलरीज। कुछ भी नहीं, आप देख रहे हैं जैसे फाइनल अकाउंट बनाते हो वही है, आपका बेसिक फाइनल अकाउंट चल रहा है। फिर है आपका अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग ओवरहेड 12,500 एंड 2,300, ये भी पीएनएल में चला जाएगा 12,500 और 2,300, टोटल 14,800। और ये हो गया आपका अदर एडमिन ओवरहेड कंप्लीट। नेक्स्ट आ जाइए, आपका क्या दिया हुआ इंटर यूनिट अकाउंट्स, ये 5,000 है और ये 2,000 है, तो कैंसिल हो गया क्योंकि अपने 3,000 का डिफरेंस ढूंढ लिए हैं। और आगे इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है 1,500 का गुड्स इन ट्रांजिट है एंड 1,500 का आपका कैश इन ट्रांजिट है। तो ये अपने बाद में इसे क्या करेंगे,
एडजस्टमेंट पढ़ के कर देंगे, अभी भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, ये आप अभी छोड़ के जा रहे हो। कैपिटल है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में 50,000 लिख दो। बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड ये रहा कैपिटल, ये रहा 50,000, एचओ के कॉलम में आ गया। नेक्स्ट आ जाइए आपका सन्डी क्रेडिटर्स 13,000 है एचओ के कॉलम में। आप देख लो क्रेडिटर्स 13,000 एचओ के कॉलम में, आउटर कॉलम में भी 13,000। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कैपिटल के बाद और क्या है भाई, तो सिंडिकेटर्स के बाद सॉरी प्रोविजन फॉर तो यहां पर अपने पहुंच चुके थे। कैपिटल, सिंडिकेटर्स, प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, सिंडिकेटर्स तक कर चुके हैं, ठीक है ना। ट्रेड क्रेडिटर्स दिखा चुके हैं 13,000। उसके बाद दिया हुआ है प्रॉफिट, प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन स्टॉक। इसको मार्क कर दो एक बार कि हम लोग इसे अभी नहीं किए हैं, करेंगे लास्ट में। यदि आप चाहें तो इसे पीएनएल में ले सकते हैं, पीएनएल में क्रेडिट होगा, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट होगा। बट यहाँ पे सॉल्यूशन में वैसे नहीं किया हुआ है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या किया हुआ मैं बता दे रहा हूँ कि जो इस बार का प्रोविज़न बनेगा और जो मेरे पास है, तो जो मेरे क्लोजिंग जो मेरा रिक्वायरमेंट है उससे ये 1200 जो मेरे पास पहले से पड़ा हुआ है वो माइनस कर दिया बस। तो जो क्लोजिंग प्रोविज़न फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट बनेगा वो कैंसिल करके अपने क्या करेंगे, ये ओपनिंग वाला उसमें से माइनस करके नेट अमाउंट को पीएनएल में डेबिट कर देंगे। ऐसा किया हुआ। आप अल्टरनेटिव वे में कर सकते हैं, ओपनिंग प्रोविजन आप क्रेडिट साइड में लिख दो और जो क्लोजिंग प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है वो आप डेबिट साइड में लिख के प्रॉफिट को कैंसिल कर सकते हो। सेल्स आप दोनों जगह पे पोस्ट कर सकते हो। तो सेल्स में आप देख सकते हैं यहाँ पर है 2 लाख, यहाँ पर 65,200, तो आप यहाँ पे लिख दो सेल्स बाय सेल्स 2 लाख 65,200, टोटल 2,65,200। नेक्स्ट 46,000 गुड सेंड टू ब्रांच है, आप देख सकते हैं 46,000 ने गुड सेंड किया, तो अगला 46,000 का गुड सेंड किया, तो यहाँ पे गुड सेंड फ्रॉम एचओ 46,000 इसने दिखा दिया कि एचओ ने भेजा, और 46,000 एचओ ने अपना रेवेन्यू में दिखा दिया बाय गुड सेंड, ठीक है, बाय गुड सेंड 46,000 रिसीव नहीं हुआ है, उसमें से ये सेंट का ही एंट्री दोनों कर लिए, जो रास्ते में रह गया वो आपका बैलेंस शीट में एडजस्ट होके आएगा। गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ, तो इसमें 1,500 रुपये का जो डिफरेंस है वो आपका दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो डेफिनेटली 1,500 बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ ये हो गया, ट्रायल बैलेंस का हर आइटम हो गया है। अब यहाँ पर आ जाइए, द ब्रांच रेमिटेड 1,500 टू द एचओ एंड दिस हैज नॉट येट बीन रिकॉर्डेड इन एचओ बुक्स। तो ये 1,500 का ट्रीटमेंट डबल आप सोच लेना कि कहाँ कहाँ गिरेगा। तो यहाँ पर 1,500 का कैश जो गुड्स इन ट्रांजिट है ब्रांच ने रेमिट किया, जो कैश इन ट्रांजिट है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो बैलेंस आपको दिख रहा है 5,000, इस 5,000 से क्या करेंगे, 5,000 से माइनस हो जाएगा 1,500, 5,000 से माइनस होगा 1,500 और जो बचेगा वो 3,500 बचा, ठीक है। तो ये आपको मैंने बताया था कि इंटर ब्रांच अकाउंट जो इंटर अकाउंट है, जो इंटर यूनिट अकाउंट है, या जो इन लोग का करंट अकाउंट है वो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 3,500 बचा अब, और ये 3,500 अभी 1,500 कैश इन ट्रांजिट अपने को बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा। तो ये देख लीजिए कैश इन ट्रांजिट 1,500 यहाँ पे अपने ऐड कर दिए, तो टोटल हो गया 24,500। तो ये रहा 24,500 कैश इंक्लूडिंग ट्रांजिट आइटम, ठीक है, बोल दिए वहां पर। आप वर्किंग से भी दिखा सकते हैं, आप ऐसे भी शो कर सकते हैं, बट दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि हाँ आपने कहां पर कैश इन ट्रांजिट दिखाए। नेक्स्ट है आपका जो also on the same date HO dispatched goods to the branch invoiced 1,500 and these two have not yet been entered into the branch books। तो जो रास्ते में पड़ा हुआ है
वो 1500 रुपये का ब्रांच ने अपने बुक में एंट्री नहीं किया है, तो ब्रांच अब एंट्री कर लेगा। 1500 का क्या हो जाएगा, गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिटेड 1500, ठीक है ना, टू एचओ अकाउंट। तो आप देखो एचओ में ये प्लस यहाँ पर होगा 1500, तो ये टोटल कितना होगा 3500। तो आप देख लीजिए ये 3500 और ये 3500, इधर ये डेबिट है और ये क्रेडिट है, तो अब ये एक दूसरे को ऑफसेट कर पाएंगे क्योंकि ये दोनों बराबर हो गए। ये दोनों एक दूसरे को अब ऑफसेट कर देंगे, कंपेंसेट करेंगे क्योंकि ये दोनों अब इक्वल हो गए। सो 3500 ये हमें क्लियर है, समझ में आ गया कि ये हो क्या रहा है। नाउ 3500 एंड 3500 अपने एक दूसरे से एडजस्ट कर दिए। अब हमें स्टॉक इन ट्रांजिट जो है ना वो भी तो दिखाना पड़ेगा ना, स्टॉक इन ट्रांजिट तो यहाँ पर है नहीं, अभी लिख के रखो स्टॉक इन ट्रांजिट, बाद में बताएंगे कहाँ पर वो इंक्लूडेड है। 1500 का स्टॉक इन ट्रांजिट है, ठीक है, 1500 का स्टॉक इन ट्रांजिट है, वो कहाँ पर इंक्लूडेड है, वो अपने देख लेंगे, इसी के अंदर में होगा, ये जो है ना इसी के अंदर में होगा, तो अपने अलग से दिखाएंगे नहीं। अभी स्टॉक इन ट्रांजिट एक बार अलग से रफली लिख कर रख रहे हो कि ये स्टॉक इन ट्रांजिट हमारा 1500 कहाँ आएगा इफेक्ट, आप समझ गए। नेक्स्ट है आपका द स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स हेल्ड, ये हम लोग 2300 जो क्लोजिंग स्टॉक है ऑलरेडी हम दिखा चुके हैं। एंड यू आर एडवाइज दैट देयर वर नो स्टॉक लॉसेज इनकट, ये अब सारा बात बता दिया। ये 156 का एक तो बचा हुआ वो कर दो, तो 156 अपने दिखाएंगे पीएनएल में। बोनस टू स्टाफ आप देख लीजिए, बोनस टू स्टाफ 156 और 156 टोटल कंसोलिडेटेड कॉलम में भी आप ये 156 बोनस दिए नहीं हो अभी तक, तो 156 आपने ब्रांच के कॉलम में लायबिलिटीज में भी दिखाया और टोटल में भी ले लिया, दो जगह इफेक्ट होना चाहिए। तो ये हो गया आपका जो बोनस टू स्टाफ है, सारा इफेक्ट हम लोगों ने दे दिया। अभी हमारा चीज रह गया सिर्फ और सिर्फ कि क्लोजिंग स्टॉक वाज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, तो अब ये वहां से हम छोड़ देते हैं क्वेश्चन पार्ट और अपने अब यहाँ पर यदि जो आपने ट्रेडिंग बना रखा है वहां पे फोकस करो, कैलकुलेटर ले लो तो समझ में आएगा कि अभी दो मिसिंग है। मैं हाईलाइट कर दूं कि क्या क्या मिसिंग है। एक तो ग्रॉस प्रॉफिट मिसिंग है, दूसरा क्लोजिंग स्टॉक मिसिंग है। अब इसमें से कोई एक निकाल लो तो दूसरा निकल आएगा, कोई एक निकल जाए तो दूसरा निकल आएगा। तो बोलते हैं कि भाई यहाँ पर मेरा क्या निकालना बाकी है वो अपने बात करते हैं। तो बोलते हैं कि कोई एक निकालने का क्या पॉसिबल है, कौन सा निकल सकता है, तो शायद ग्रॉस प्रॉफिट निकल सकता है। बोला 30% ऑन सेल्स इज द ग्रॉस प्रॉफिट। तो आप देखो ठीक से यहाँ पर सेल्स 2 लाख है और 2 लाख का 30% कैलकुलेट करोगे तो कितना होता है 60,000 होता है आई थिंक। 2 लाख का 30% 60,000 होता है, यहाँ पे 66 लिखा हुआ आई थिंक, ये प्रिंटिंग मिस्टेक तो नहीं है, चेक करने दो मुझे। 30% ही तो है ग्रॉस मार्जिन, क्वेश्चन पढ़ो। हाँ जी, लिखा हुआ है द सेलिंग प्राइस टू होलसेल कस्टमर इज डिजाइन टू गिव ए फैक्ट्री प्रॉफिट विच अमाउंट्स टू 30% ऑफ द सेल वैल्यू। तो यहाँ पर हो गया 60,000, वो तो ठीक है 60,000 ही आएगा 2 लाख का, और जो गुड सेंड किया है उसमें भी तो प्रॉफिट मार्जिन होगा, तो उस पर कितना प्रॉफिट मार्जिन रखता है वो अपने को देखना पड़ेगा। 46,000 तो उसमें 6,000 का प्रॉफिट मार्जिन है इसमें। तो क्योंकि एचओ जो गुड सेंड करता है वो ब्रांच को इनवॉइस प्राइस पे सेंड करता है 15% प्रॉफिट मार्जिन लेकर, तो ये प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकला वो यहाँ पे सॉल्यूशन में नहीं है, आप नोट कर लो, समझ में आ जाएगा आपको। ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ कैसे निकला, तो ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू, ये एचओ का निकाल रहा हूं मैं, एचओ का तो 30% ऑफ 2 लाख प्लस आपका
जो ब्रांच के पास सेल है, ब्रांच के पास 46,000 का गया है, तो 46,000 इज व्हाट, ट्रांसफर प्राइस है, इनवॉइस वैल्यू है, तो दिस इज डिवाइडेड बाय 115 मल्टीप्लाइड बाय 15, तो दिस इज इक्वल टू 60,000 प्लस 6,000, टोटल आपका 66,000 का क्या आया, ग्रॉस प्रॉफिट। तो एचओ का ग्रॉस प्रॉफिट आपने ये वर्किंग में निकाल लिया 66,000। फिर से बोल दे रहा हूँ, 30% जो सेल है डायरेक्टली, जो होलसेल प्राइस है उसके ऊपर अगला 30% मार्जिन लेता है, वो तो इजीली निकल गया। 30% ऑफ 2 लाख इज इक्वल टू 60,000 प्लस जो ब्रांच में ट्रांसफर किया है 46,000 का, उसके ऊपर भी अगला का प्रॉफिट मार्जिन है। तो अगला प्रॉफिट मार्जिन उसमें से कितना लिया, तो बोलते हैं उसके ऊपर 15% मार्जिन लेकर ट्रांसफर करते हैं। सो दिस 46,000 इज रिप्रेजेंटिंग 115%, सो दैट्स व्हाई डिवाइडेड बाय 115 मल्टीप्लाइड बाय 15। तो हमारा ये पार्ट अब क्लियर हो गया, दिस इज क्लियर। कौन सा, 66,000 कैसे आया उसकी बात कर लेते हैं। 66,000 हमारा क्लियर है, हमने वर्किंग में आपको दिखाया है। 66,000 हमारा क्लियर है। अब हमें जो निकालना है वो है ब्रांच का। तो ब्रांच भी तो 30% मार्जिन लेके सेल करता है ना, तो ब्रांच का सेल्स है आपको पता है 65,200 है, तो 65,200 का 30% यदि निकालते हैं, 65,200 का 30% निकालते हैं तो 19,560। तो यार ये तो बहुत सिंपल हो गया, इसमें तो कोई कहानी नहीं है। 19,560 आपका एकदम इजीली निकल कर आ गया। अब 19,560 प्लस 66,000 ऐड कर देते हैं तो 85,560 कंसोलिडेटेड आ गया, दोनों ऐड करेंगे तो कंसोलिडेटेड आ गया 85,560। देखो बनाता मैं तो तुम कॉपी होने में बिजी हो जाते, अभी तुमको समझने में फोकस करना है यदि आप करके रखे हो तो। और मैं इसे मतलब बनाता भी तो इतने टाइम में बना देता, बट द थिंग इज दैट वहाँ फिर डिस्कशन नहीं होता, केवल कॉपी होता। अब हमारा क्लोजिंग स्टॉक जो है ना वो बैलेंसिंग फिगर निकल आएगा, क्योंकि हमें पता है कि अकाउंटिंग इक्वेशन अप्लाई हो जाएगा, डेबिट साइड मस्ट बी इक्वल टू द क्रेडिट साइड, तो आपका यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर स्टॉक निकल आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका बैलेंसिंग फिगर स्टॉक क्या क्या निकला, तो आपका स्टॉक 15,000 और 9,560, 15,000 और 9,560। आपको पता ही है 15,000 और 9,560 ये बैलेंस शीट में जाएगा, तो ये 15,000 और 9,560, ठीक है, ये हमने दिखा दिया यहाँ एचओ का एचओ में और ब्रांच का ब्रांच में। लेकिन ये जो है ना 23,313 टोटल में दोनों को ऐड करके नहीं है, क्योंकि दोनों को ऐड करते हैं तो आता है 24,560। तो ये जो फाइनल फिगर है ना टोटल में, इसके अंदर में प्रॉफिट एलिमेंट इंक्लूडेड है। किसका प्रॉफिट एलिमेंट है, ब्रांच के पास जो स्टॉक है वो उसमें 15% प्रॉफिट इंक्लूडेड है, किसका, एचओ का। तो इसके अंदर में एचओ का प्रॉफिट इंक्लूडेड है, ठीक है, इसीलिए इसके अंदर में अपने इसका प्रॉफिट माइनस करके तब करेंगे। अब 9560 जो उसका स्टॉक है 9560 उसमें प्रॉफिट एलिमेंट कितना है, तो डिवाइडेड बाई 115 मल्टीप्लाइड बाई 15, तो प्रॉफिट एलिमेंट निकला 1246.95, 1246.95। और यदि अपने इसे 1247 कर दो माइनस, तो 24,560 माइनस 1247 घटाते हैं तो 23,313 आता है, ये फिगर आ जाता है। तो सीधा सा बात है, इसके अंदर में प्रॉफिट एलिमेंट इंक्लूडेड है, इसीलिए उस प्रॉफिट एलिमेंट को माइनस किया गया, प्रॉफिट एलिमेंट को माइनस करके टोटल कॉलम में लिखा गया। तो क्योंकि आप टोटल कॉलम में जो कंसोलिडेटेड होगा उसमें आप क्या करेंगे, एक्चुअल कॉस्ट पे लिखेंगे। भाई यहाँ पे ब्रांच ने उसके लिए कॉस्ट था, वो अपना कॉस्ट पे लिखाया, ये एचओ का कॉस्ट था, एचओ ने अपने कॉस्ट पे दिखाया।
लेकिन जो ब्रांच का कॉस्ट है उसके अंदर में प्रॉफिट एलिमेंट इंक्लूडेड है। जो एचओ ने प्रॉफिट कमाया था ब्रांच को ट्रांसफर करते समय, तो दैट्स वाई यहां से आपको प्रॉफिट एलिमेंट हटाना पड़ेगा। तो कितना प्रॉफिट एलिमेंट है? सीधा 9560 डिवाइडेड बाई 115 मल्टीप्लाइड बाई 15, और वो फिगर आपका 12 समथिंग आया, वो आप लेस कर दीजिए तो 23,313 आपका फाइनल फिगर आ गया। ये जो आया आप एक बार कर ही लेते हैं, 9560 डिवाइडेड बाई 115 मल्टीप्लाइड बाई 15, 1247। तो 1247 हमें न्यू स्टॉक रिजर्व बनाना है, और 1247 माइनस जो हमारा पहले से स्टॉक रिजर्व था ओपनिंग, क्वेश्चन देखिए जिसे हम लोग क्रॉस करके रखे हुए हैं कि ओपनिंग स्टॉक रिजर्व भी है, किधर गया, ओपनिंग स्टॉक रिजर्व भी है, प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट यहां पे अपने मार्क कर रखे हैं। आप देखो 1200, तो उसमें से 1200 माइनस करेंगे तो 47 का प्रोविजन बनाना पड़ेगा, 47 का प्रोविजन बनाना पड़ेगा। तो आप देखिए वही 47 का नेट फिगर एचओ के कॉलम में आपको यहां दिखाई दे रहा 47, और वो टोटल कॉलम में भी आ गया। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टू स्टॉक रिजर्व बोल के इंक्रीज बोल के दिखाया 47। आप चाहें तो आप क्या कर सकते हैं कि 1247 इधर दिखाए और इधर में 1200 दिखाए, नहीं इधर में 1247 दिखाए और इधर में आप 1200 ओपनिंग वाला ले आए बाय स्टॉक रिजर्व करके। अल्टीमेट इफेक्ट विल रिमेन सेम, कहानी तो वही है ना, अल्टीमेटली तो 47 ही चार्ज हुआ। तो आपके ऊपर है, आप चाहें तो ऐसे करिए, आपका मन, मतलब मैं बता दे रहा हूं कि आप ऐसा नहीं है कि आंसर देखकर अपने आप को चेंज कर लीजिए कि ये क्या हो गया, ऐसा आंसर के हिसाब से अपने को मॉडिफाई मत कीजिए, कंसेप्ट के हिसाब से मॉडिफाई कीजिए कि कंसेप्चुअली ये चीज आया तो कैसे आया। इधर लिखा, मेरा मन कर रहा है डेबिट साइड में लिखने का या क्रेडिट साइड में लिखने का, तो क्या अपने गलत थे क्या, तो वो चीज आपके मन में होना चाहिए प्रैक्टिस करते समय। अभी जो इंपॉर्टेंट बात और क्या है, देखिए स्टॉक इन ट्रांजिट कहीं नहीं दिखाया है, ठीक है, बाकी सब तो हम लोगों ने कर लिया, लेकिन स्टॉक इन ट्रांजिट कहीं नहीं दिखाया। तो स्टॉक इन ट्रांजिट यदि नहीं दिखाया है तो वो गया कहाँ, तो बोलते हैं ये जो 9560 है दिस इज इंक्लूसिव ऑफ स्टॉक इन ट्रांजिट। क्यों? क्योंकि देखो आप ठीक ढंग से, इसने क्या किया था ब्रांच में, इसने क्या किया था ब्रांच के अंदर में, जब ये गुड्स फ्रॉम एचओ दिखाया था तो 46,000 दिखा दिया था, जबकि उसे रिसीव्ड हुआ था 44,500, तो इसका मतलब 1,500 उसने जो इन ट्रांजिट है उसको भी लेके दिखा दिया। इस कारण से जब इधर बैलेंसिंग फिगर आया तो इसके अंदर में स्टॉक इन ट्रांजिट इंक्लूडेड है। तो आप नोट करके लिख लीजिए, स्टॉक इन ट्रांजिट इज इंक्लूडेड इन फिगर 9560, लिखेंगे स्टॉक इन ट्रांजिट, स्टॉक इन ट्रांजिट included with figure 9560। क्यों इंक्लूडेड, लॉजिक भी मैंने दे दिया कि वहां पर हमने स्टॉक को ऑलरेडी यहाँ पर हमने जो 46,000 है वो 46,000 हमारा टोटल जो गुड्स एचओ ने भेजा था उससे मैंने कर लिया। तो अपने आप जब ये ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली ये भी ज़्यादा होगा। क्लियर है ये? इसके बाद और सम्स में यहाँ पर और क्या है जो एक्स्ट्रा यहाँ पे दिख रहा है, तो और कुछ नहीं, ये आ गया नेट प्रॉफिट 17 और 6 904, टोटल 23 957, दोनों का यहाँ ऐड करके ये फिगर यहाँ पे 957 दिखा दिया। और स्टॉक रिजर्व टोटल में आप देख सकते हैं कि स्टॉक रिजर्व जो लास्ट में क्लोजिंग बना स्टॉक रिजर्व वो यहाँ पे लेस कर दिया था ना 1247, तो ये गलती कर रखा है, ये 1247 जब यहाँ पे लेस कर दिया है स्टॉक से तो इधर नहीं दिखा सकते, ठीक है, ये गलत है। हमने यहाँ पर 1247 लेस करके ये दिखा दिया तो ये इधर नहीं दिखा सकते। हाँ, यदि आप स्टॉक वहां पर ये दोनों फिगर ऐड करके
आउटर कॉलम में 24,560 दिखाए होते तब ये इधर दिखाते, तो पता नहीं इन्होंने क्यों उधर दिखाया, ये गलती कर रखे हैं। और आपका ब्रांच अकाउंट का कोई बैलेंस आएगा नहीं, लास्ट में जो आपका ब्रांच अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट है, ठीक है, ब्रांच अकाउंट का 23,500 एचओ के बुक्स में ये बैलेंस दिखा रहे हैं, और 10,404 क्या जगह दिखा रहे हैं भाई, 5,000 प्लस 6,904 डबल स्टार कर रखा है इन्होंने, -1,500। मेरे हिसाब से कुछ यहाँ पे टाइपो एरर है, आप अपना करना, क्योंकि अपने सब डबल इफेक्ट डाल चुके हैं इसमें, और कोई इन सब चीज़ों को इग्नोर करिएगा, ये सब पार्ट, क्योंकि अपने वहाँ पे जब सारा चीज़ को इनकॉर्पोरेट कर लिए तो ब्रांच का कोई बैलेंस बचेगा नहीं, ठीक है ना, एचओ का कोई बैलेंस बचेगा नहीं, ये सब नहीं बचेगा, तो दैट्स वाई ये गलत है। फाइनली आपका टैली करेगा, तो आप एक बार चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी आपको बाद में रेफर करने में काम आएगा। जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। ये एक पार्ट में दिखा रहा हूं मैं, यानी कि ट्रेडिंग पीएल आपका हो गया एक पार्ट में, थोड़ा और जूम कर दूं, हाँ जी, ये अब आप ले पाएंगे, तो ट्रेडिंग पीएल हो गया एक साथ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और दूसरा पार्ट ये बैलेंस शीट हो गया, खुद से बनाइएगा, सब चीज डिस्कस हो चुका है, कुछ भी इसमें छूटा नहीं है, टैली करेगा, ठीक है। ये वन ऑफ द एक बोल सकते हैं कि जो इसमें सम्स था जरा सा वो स्टॉक इन ट्रांजिट और प्रॉफिट मार्जिन वाला लेकर था, अदरवाइज सम्स अच्छा ही मतलब सिंपल हो जाता यदि वो पार्ट इसमें से हटा दिया जाता, अदरवाइज सम्स में एज सच नहीं बोलेंगे, बहुत कॉम्प्लिकेशंस है। अपने डिस्कशन करने में ही अराउंड 50 मिनट्स लिए हैं, तो 50 मिनट्स में तो मैं इसे सॉल्व ही कर देता, लिख लिख के कर देता, ठीक है। ओके, सो मैंने सम्स को चेक किया, कंसोलिडेटेड फिगर जो है वो टैली कर रहा है। एक समस्या केवल यही आएगा कि ब्रांच का बैलेंस शीट फिगर ये नहीं लेना है, रीजन कि देखो हमें जब बैलेंस शीट बनाना है, तो जब मैंने उसके सारे एसेट्स लायबिलिटीज को इनकॉर्पोरेट कर लिया तो ब्रांच का कोई एसेट्स एंड लायबिलिटीज बचेगा नहीं, ठीक है। तो ये हमें डायरेक्टली ऐड कर करके आउटर कॉलम में रखना है, टोटल कॉलम में रखना है, तो ये ध्यान रखना कि ब्रांच का कॉलम नहीं बनाना है, केवल यहीं पे डिटेल्स दिखा देंगे कि भाई ये फिनिश गुड्स एचओ के पास इतना है और ब्रांच के पास इतना है, स्टॉक रिजर्व इतना माइनस होगा, आउटर कॉलम में लिखेंगे। सो इन्होंने उसी चीज़ को मिलाने के लिए ये जो फिगर उल्टा पुल्टा यहाँ पे दिख रहा था बहुत सारा, ये सब चीज़ों को तो मैंने चेक किया, और चेक करके मैंने देखा कि नहीं ये सब चीज़, तो फिर बाद में मान लो तुम लोग अपना माथा खराब करते कि ब्रांच तो टैली नहीं हो रहा है, ब्रांच का नहीं बनाना है, ब्रांच का टैली करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ब्रांच के पास कोई एसेट्स एंड लायबिलिटीज बचेगा नहीं, बिकॉज द इंटायर थिंग्स वर इंटायर आइटम्स गेट इनकॉर्पोरेटेड विद द एचओ, इसलिए कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग जो होमवर्क क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर 26 हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 28 है, ठीक है। 28 क्या है देखो फटाफट से, अब ये सब सम्स बहुत इजी है। The following trial balance as on 31st December 2010 have been extracted from the books of Major Limited and its branch at a stage where the only adjustment requiring to be made prior to preparation of balance sheet for the undertaking as a whole। क्या लिखा हुआ भाई कि यहाँ पर ये ट्रायल बैलेंस गिवन है और इस मेजर लिमिटेड का एंड इट्स ब्रांच एट ए स्टेज where the only adjustments requiring to be made prior to the preparation of balance sheet for undertaking as a whole, यानी कुछ एडजस्टमेंट करना है फॉर कंसोलिडेशन। अब आप देख सकते हैं कि ये ब्रांच का है, फिक्स्ड एसेट्स ब्रांच का दिख रहा है, करंट एसेट्स दिख रहा है, फिर करंट लायबिलिटीज दिख रहा है आपका, और रेवेन्यू अकाउंट दिख रहा है, यानी कि पीएल हेड ऑफिस करंट अकाउंट दिख रहा है।
तो यहाँ पे यदि हेड ऑफिस करंट अकाउंट है तो हेड ऑफिस के बुक में ब्रांच करंट अकाउंट होगा, तो ये रहा, दोनों के बीच में तालमेल नहीं है, यानी दोनों डिफर कर रहा है। यदि दोनों डिफर कर रहा है तो डेफिनेटली कुछ तो रीजन होगा जिस कारण से दोनों के बीच में डिफरेंस आ रहा है। अब वो क्या कारण हो सकता है वो हमें सोचना पड़ेगा कि क्या रीजन है दोनों के बीच में डिफरेंस आने का। इधर गुड्स इन ट्रांजिट होगा या कैश इन ट्रांजिट होगा या कोई इंफॉर्मेशन दिया हुआ होगा। लिखा हुआ गुड्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम हेड ऑफिस टू ब्रांच आर इनवॉइस्ड एट कॉस्ट प्लस 10% and both revenue account have been prepared on the basis of prices charged। यानी यहाँ पे बता रहा है कि एचओ ब्रांच के पास गुड्स कैसे ट्रांसफर करता है, तो बोलता है कॉस्ट पे 10% मार्जिन लेकर। जो इसके पहले वाले सम्स में हम लोगों ने किया तो वहाँ पर ब्रांच एचओ जो है वो ब्रांच को चार्ज कर रहा था कितना, 15%। यहाँ पर 10% ऑन कॉस्ट चार्ज कर रहा है, ठीक है। रिलेटिंग टू the head office goods held by the branch on 1st January 2010, relating to the head office goods held by branch on 1st January 2010 includes goods received from HO at invoice price 4560। अब ये टाइपो एरर है, ये एक साथ कंबाइंड होगा, मैं समझ ही नहीं पाया था कि है क्या ये। Relating to head office goods held by branch on 1st January 2010 includes goods received from head office at invoice price 4565। तो ब्रांच के पास क्या है, जो गुड्स है वो बता रहा है कि कितने का है। रिलेटिंग टू हेड ऑफिस गुड्स हेल्ड बाय ब्रांच ऑन 1st January 2010 includes goods received from head office at invoice price 4565, यानी बिगिनिंग में कितने का स्टॉक है अगले के पास ये बता रहा, ओपनिंग स्टॉक कितना है ये बता रहा, ठीक है। 4565 यदि इसका हम लोग करते हैं 10/110 करते हैं, क्या आ रहा है 4565 डिवाइडेड बाई 110 मल्टीप्लाइड बाई 10, 415 रुपए बनता है, ठीक है। देखते हैं क्या है वो। एंड गुड्स इनवॉइस बाई हेड ऑफिस टू ब्रांच 3641 वर इन ट्रांजिट at 31st December 2010 as was also a remittance of 3500 from the branch। तो आप देख सकते हैं कि 3641 गुड्स इन ट्रांजिट बता दिया और 3500 आपका कैश इन ट्रांजिट बता दिया। तो गुड्स 3641 आप समझ रहे हैं कि यहाँ से क्या होगा, 3641 यहाँ से लेस करेंगे, 3641 यहाँ से आपका लेस करेंगे 31,536 माइनस उससे करेंगे आपका गुड्स इन ट्रांजिट नहीं कैश इन ट्रांजिट करना है, 3500 माइनस करना है, तो रिजल्टिंग फिगर हो गया ये 28036। और ऐसे इसमें क्या है भाई, इसमें गुड्स इन ट्रांजिट को ऐड करना पड़ेगा, जो कि गुड्स इन ट्रांजिट बता रहा है 3641, तो 3641 ऐड करो तो 22645 प्लस 3641, तो ये रिजल्ट अभी भी डिफर है 26286। At 31st December 2010, the following transactions were reflected in the head office books but unrecorded in branch books। मतलब हेड ऑफिस दिखा रहा है बट ब्रांच के बुक में नहीं है। परचेज प्राइस ऑफ लॉरी 2500 विच रीच द ब्रांच ऑन December 25, तो ये 2500 और ऐड करना पड़ेगा, लॉरी रिकॉर्ड नहीं किया है तो 2500 ऐड करो तो 28786 हो गया। A sum received on December 30, 2010 from one of the branch data 750, तो यहाँ पे 750 का क्या लिखा हुआ है, द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस वर रिफ्लेक्टेड इन हेड ऑफिस बुक्स बट अनरिकॉर्डेड इन ब्रांच बुक्स। परचेज ऑफ लॉरी 2500 which reached the branch on this, a sum received on December 30, 2010 from one of the branch data 750। तो ब्रांच डेटा से यदि 750 कलेक्शन हो गया तो 750 से आपका जो एचओ के बुक में ब्रांच का बैलेंस है वो कम हो जाएगा, तो माइनस करेंगे 750, तो 280 माइनस करेंगे या प्लस करेंगे, इधर से एचओ के अल्टीमेटली ये तो एचओ के ही बुक में
रिफ्लेक्ट हो रहा है, यही बात बोल रहा है। द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस वर रिफ्लेक्टेड इन द हेड ऑफिस बुक्स बट अनरिकॉर्डेड इन ब्रांच बुक्स, ब्रांच के बुक में एंट्री नहीं हुआ। द परचेज प्राइस ऑफ लॉरी 2500 विच रीच द ब्रांच ऑन December 25, सम रिसीव्ड ऑन दिस फ्रॉम वन ऑफ द डेटर्स 750, एक डेटा से कलेक्शन हो गया। तो डेटा से यदि कलेक्शन हो जाएगा तो ब्रांच का बैलेंस कम हो जाएगा, तो होना तो इधर ही चाहिए। To record the foregoing in the appropriate ledger account in both set of books and to prepare the balance sheet as at 31st December, बैलेंस शीट भी बनाना है और आपको नेसेसरी लेजर भी बनाना। चलिए देखते हैं, डिस्कशन शुरू करते हैं। एक बार हम इसका स्टार्टिंग से करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं फिर से। अब पोस्ट करते जाएंगे, हो सकता है कुछ स्किप हुआ हो तो वो मिल जाएगा। आपको वेरियस लेजर बनाने बोला है, ठीक है ना, यही ना क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है। यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड द फॉरगोइंग इन द एप्रोप्रिएट लेजर अकाउंट इन बोथ सेट ऑफ बुक्स, यानी कि आपको लेजर खोलना है। तो वेरियस लेजर खोलने का मतलब है कि जो जो आपका रिक्वायरमेंट है वो खुलेगा। एक तो एचओ अकाउंट खुलेगा और एक ब्रांच अकाउंट खुलेगा एचओ के बुक में। तो सबसे पहले आप यहाँ पर एचओ के बुक्स में ब्रांच अकाउंट बनाएंगे और ब्रांच के बुक्स में एचओ अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। अब इसके अंदर में जो बैलेंस गिवन है वो आपको कॉपी पेस्ट कर देना है। 31,536 वाज द बैलेंस गिवन, 31,536, तो आप लिखेंगे 31,536 बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट बैलेंस है, तो वही लिख दिया। वैसे ही ब्रांच अपने बुक में एचओ का बैलेंस बता रहा है कि एचओ का क्या बैलेंस है, तो एचओ का बैलेंस बताया 22,645, तो आप जाकर 22,645 क्रेडिट बैलेंस लिखोगे। अब सम्स में जो आपका ट्रीटमेंट आ रहा है वो करना है। गुड्स ट्रांसफर फ्रॉम हेड ऑफिस टू द ब्रांच आर इनवॉइस एट कॉस्ट प्लस 10% एंड बोथ रेवेन्यू अकाउंट हैव बीन प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द प्राइसेस चार्ज relating to the head office. Goods held by the branch on 1st January 2010 includes goods received from head office at invoice price of 4565. Goods invoiced by head office to branch 3641 were in transit, तो goods in transit का एंट्री ब्रांच करेगा, तो एंट्री होगा 3641 डेबिटेड, goods in transit account debited to HO current account, goods in transit account debited to HO current account, ये हेड ऑफिस अकाउंट है, बाय goods in transit 3641, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है 3,500 का रेमिटेंस लिखा हुआ है वर इन ट्रांजिट, गुड्स इनवॉइस्ड बाय दिस, एंड यहाँ पे लिखा हुआ इन ट्रांजिट एंड 3,500 का रेमिटेंस क्या है, वाज आल्सो अ रेमिटेंस ऑफ 3,500 फ्रॉम द ब्रांच, तो ये भी इन रास्ते में ही है। 3,500 कैश इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिटेड टू क्या हो जाएगा, ब्रांच हो जाएगा। तो इन द बुक्स ऑफ एचओ लिखेंगे, एचओ के बुक में बाय कैश इन ट्रांजिट लिखेंगे 3,500, बाय कैश इन ट्रांजिट 3,500। उसके बाद आपका दिया हुआ है 31st December 2010 द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस वर रिफ्लेक्टेड इन हेड ऑफिस बुक्स बट अनरिकॉर्डेड इन द ब्रांच बुक्स। तो भाई क्या है, द परचेज प्राइस ऑफ लॉरी, यानी कि एक ट्रक खरीदा है विच रीच द ब्रांच, ब्रांच के पास पहुंच भी गया। अ सम रिसीव्ड ऑन December 30th 2010 फ्रॉम वन ऑफ द ब्रांच डेटा 750, अलग अलग है। तो 2,500 का एंट्री, ट्रक का एंट्री कौन करेगा भाई, रेसिपिएंट कौन है, ब्रांच, तो ब्रांच एंट्री करेगा, एचओ तो करके बैठा होगा, तो 2,500 का एंट्री ब्रांच के बुक में होगा ट्रक अकाउंट डेबिटेड या लॉरी अकाउंट डेबिटेड टू एचओ अकाउंट। तो बाई लॉरी करके होगा या बाई मोटर व्हीकल करके है 2,500, एक ही बात है, मोटर लॉरी लिखिए, मोटर व्हीकल लिखिए, केवल व्हीकल लिखिए, तो आपका बाय ट्रक लिखिए, इट्स द सेम। तो मोटर व्हीकल हो गया 2,500, और आपका नेक्स्ट है कि 750 का कलेक्शन जो है वो डेटर से हुआ है, तो मेरा ब्रांच क्या करेगा, ब्रांच एडजस्ट कर रहा है, एचओ तो अपने बुक में एंट्री करके बैठा हुआ है, तो उसका एंट्री एचओ के बुक में नहीं होगा, यही छूट रहा था, इसका एंट्री ब्रांच के बुक में होगा। तो ब्रांच क्या करेगा भाई, उसका डेटर्स डिक्रीज हो गया और पैसे किसके पास चलेगा, एचओ के पास, तो एचओ को अपना डेटर बना लेगा। तो एचओ अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स, एचओ अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स या करंट एसेट्स को घटा दिया क्योंकि दैट हैड बीन इंक्लूडेड विद द
डेटर्स के बैलेंस में करंट एसेट्स में इंक्लूडेड है, इसीलिए हमने डेटर्स को कम किए। अब जो हमारा ब्रांच का बैलेंस आ रहा है 28,036 और यहाँ पर एचओ का बैलेंस आ रहा है 28,036, ये क्या हो गया, ऑफसेट हो गया। अब जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो वहाँ पर ये बैलेंस नहीं शो करेंगे बिकॉज हमारा कोई डिफरेंस है नहीं और ये इंटर अकाउंट है, तो इसलिए ये अल्टीमेटली क्या होगा, एक दूसरे को ऑफसेट कर दे रहा है, कैंसिल आउट कर दे रहा है। सो नो नीड टू शो इट इन द बैलेंस शीट। आप देख ही सकते हैं कैश इन ट्रांजिट कॉरेस्पॉन्डिंग पोस्टिंग है, तो ये आपका उस लेजर को बना के दिखाना था। स्टॉक रिजर्व अभी बचा हुआ, रेवेन्यू अकाउंट बचा हुआ है। गुड्स इन ट्रांजिट भी आपका क्या है, ये आपका कॉरेस्पॉन्डिंग पोस्टिंग हुआ, मोटर व्हीकल भी कॉरेस्पॉन्डिंग पोस्टिंग हुआ और करंट एसेट्स का बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिख दिया और उसमें से जो करंट एसेट्स हमारा कम हुआ तो उसके लिए बाई एचओ रेमिटेंस बाई डेटा सीधा करके और बाद में फाइनल बैलेंस दिखाया। अभी रेवेन्यू अकाउंट का रह गया है, वो रेवेन्यू अकाउंट में क्या है, स्टॉक रिजर्व क्या है, ये दो ठो लेजर बचा हुआ है। तो आपका देख लीजिए रेवेन्यू अकाउंट का बैलेंस गिवन, रेवेन्यू अकाउंट का बैलेंस मतलब कि पीएल का बैलेंस दिया हुआ है, तो एचओ का बैलेंस है 43210, 43210 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिख दिया। ठीक है, अभी आपका स्टॉक रिजर्व का भी बैलेंस गिवन है क्वेश्चन में, वो देख लीजिए स्टॉक रिजर्व कितना है ट्रायल बैलेंस में। स्टॉक रिजर्व बिगनिंग में दिया हुआ 693, बिगनिंग में है स्टॉक रिजर्व 693। स्टॉक रिजर्व हाफ क्रेडिट बैलेंस, तो बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन करके होगा, आप देख लीजिए बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 693। ठीक है, अभी हमें देखना होगा नया हमें कितना और रिजर्व बनाने की जरूरत है, तो यहाँ पर आपका पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है, included goods received from this goods invoiced by head office at branch at 36410 were in transit। ये तो ट्रांजिट वाला बात हो गया नंबर 4 में। यहाँ पे नंबर 2 पढ़ेंगे। नंबर 2 क्या बोल रहा है, relating to the head office goods held by branch on 1st January 2010 includes goods received from head office at invoice price 4565। तो ये तो बिगिनिंग में बता रहा 1st जनवरी 2010 में कितना इंक्लूड्स है और लास्ट में स्टॉक है कितना वो हमें देखना है। तो स्टॉक कहीं पे है क्या मेंशन किया हुआ है कि लास्ट में स्टॉक कितना है, शेयर कैपिटल है, फिक्स एसेट्स है, करंट एसेट्स है और करंट एसेट्स के लिए नोट 3 बोल रहे हैं, करंट लायबिलिटीज है, रेवेन्यू अकाउंट है, रेवेन्यू अकाउंट तो मैंने लिख लिया और ब्रांच अकाउंट है, हेड ऑफिस अकाउंट है। गुड्स ट्रांसफर फ्रॉम हेड ऑफिस टू द ब्रांच आर इनवॉइस्ड एट कॉस्ट प्लस 10% and both revenue account have been prepared on the basis of the prices charged. Relating to the head office, goods held by the branch on 1st January 2010 includes goods received from head office at invoice price 4565। हमको लग रहा है ये डेट का प्रिंटिंग मिस्टेक होगा, 4565 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 110, लेकिन ये तो 415 रुपये ही आ रहा है, जबकि सॉल्यूशन में किया हुआ है कितने का, 746 का स्टॉक रिजर्व। पढ़ते हैं कहाँ से किया, ये सब तो कंसोलिडेट करके लिख रहा है, इसमें तो कोई कहानी नहीं है कि हेड ऑफिस का फिक्स एसेट्स कितना है, ब्रांच का क्या है, मोटर व्हीकल ऐड करके और इसने यहाँ पे लिख दिया है, तो इसमें कोई कहानी नहीं है, ये तो सिंपल है। करंट अकाउंट हमने बताया कि दोनों करंट अकाउंट कैंसिल हो जाता है। हेड ऑफिस अकाउंट है इतने का, कैश इन ट्रांजिट उसमें ऐड हुआ, ब्रांच का वो डेटा से जो कलेक्शन हो गया और लेस स्टॉक रिजर्व किया 746 का। करंट एसेट्स दोनों का जोड़ा है, ब्रांच का भी जोड़ लिया, उसका जोड़ दिया और उसमें से जो स्टॉक रिजर्व है यही अभी अपना क्वेश्चन है, 746 लाया कहाँ से है। रेवेन्यू अकाउंट में वो डिफरेंस इन स्टॉक रिजर्व हटा दिया है खाली और दोनों का ऐड करके दिखाया है और करंट लायबिलिटीज दोनों का ऐड करके दिखाया है। व्हाइल इनकॉर्पोरेटिंग ब्रांच प्रॉफिट, हेड ऑफिस विल क्रेडिट इट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाय डेबिटिंग branch. This will increase the branch balance. Similarly, branch will transfer net profit and loss to head office account, resulting in an increase in the profit of head office account by similar amount. कहीं मेंशन नहीं किया, केवल यही अब रह गया है क्वेश्चन मार्क, कौन सा,
जो ये बैलेंस इन्होंने स्टॉक रिजर्व का लाया है 746। अब 746 या तो क्वेश्चन में कुछ छूटा हुआ है, ठीक है। 746 आया कहाँ से भाई? फिक्स एसेट्स है, करंट एसेट्स है, करंट लायबिलिटीज है, रेवेन्यू अकाउंट है, ब्रांच अकाउंट है, हेड ऑफिस अकाउंट है। ये 9721 है करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स 9721 है और गुड्स इनवॉइस बाय हेड ऑफिस एट ब्रांच एट 361 वर इन ट्रांजिट at 31st December 2010 as was also remittance of 3500 from the branch. 4565 एक बार ऐड करते हैं, 4565 प्लस 36 जो इन ट्रांजिट है उसको भी ऐड कर लो, डिवाइडेड बाई 110 मल्टीप्लाइड बाई 10, 746। यस, तो ये कैसे आया आप नोट कर लो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ये आया, जो ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसीलिए मैं बोल रहा था कि ये जो है ना नंबर 2 में रिलेटिंग टू द हेड ऑफिस गुड्स हेल्ड बाय द ब्रांच एट 1 जनवरी नहीं 31 दिसंबर 2010 होगा, प्रिंटिंग मिस्टेक है ये। तो लास्ट में स्टॉक इन हैंड है 4565 और इन ट्रांजिट है 3641, तो क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर ही तो स्टॉक रिजर्व होता है ना। तो 4565 एंड 3641, 4565 प्लस 3641। अब ये सब प्रिंटिंग मिस्टेक रहता है, आप नहीं मैं करूं तो आप ढूंढते रह जाओगे और आपका टाइम ज़्यादा जाएगा। इसका 10/110 करेंगे तो आपको 746 मिलेगा। तो ये आपका स्टॉक रिजर्व हो गया। जो डिफरेंशियल है वो आप यहाँ पे रिजर्व अकाउंट किया है, आपको रेवेन्यू अकाउंट करना चाहिए। रिजर्व अकाउंट इन्होंने लिखा है, देखिए रेवेन्यू से चार्ज करना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे रेवेन्यू में इन्होंने लिखा है बट यहाँ पे रिजर्व कर दिया, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। फिर से ये रेवेन्यू अकाउंट होगा। तो ये सारा हो गया भाई आपका। जो डिफरेंस है, जैसे जो इंक्रीज इन स्टॉक रिजर्व है वो पीएल में चार्ज होता है, वही यहाँ पर मैंने पीएल में चार्ज कर दिया। रेवेन्यू अकाउंट इज नथिंग बट पीएल, तो पीएल अकाउंट में चार्ज कर दिया गया है 53 रुपीज़ डिफरेंस जो है स्टॉक रिजर्व का। तब सोल्यूशन पूरा फाइनल आपका हो गया। ये बैलेंस शीट बनाना वो तो आप बना चुके होंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक एक करके। ये आपका 4 लेजर दिख रहा है एक बार में आपके स्क्रीन पर, आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद और आपको दिखाई दे रहा है 4 और अकाउंट दिखाई दे रहा है, 3 या 4 अकाउंट, उसका भी आप ले लो। उसके बाद आपको ये बैलेंस शीट दिख रहा है। बैलेंस शीट सिंस इसमें कुछ है नहीं, दोनों को कंबाइन कर करके लिखना है। और जो इंटर ब्रांच या एचओ बैलेंस है वो ऑलरेडी कैंसिल आउट हो चुका है तो आएगा नहीं। एसेट सबका जोड़ लीजिए, जो ट्रांजेक्शन छूटा हुआ उसका इफेक्ट डालना, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी दिखाया है। जैसे डेटा से कलेक्शन हो गया तो आपका करंट एसेट्स कम हो गया, मोटर व्हीकल खरीदा गया तो उसके कारण आपका फिक्स एसेट्स बढ़ गया, लाइक दैट ये सारा चीज़। तो ये वर्किंग भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए डिस्कशन में 2 सम्स हुआ अभी तक और काफ़ी टाइम लग गया। अगला जो होमवर्क था उस पे आते हैं कि नेक्स्ट सम्स आपका क्या था। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे क्या बोल रहा है। ऑन 31st March 11 कानपुर ब्रांच सबमिट्स द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस टू इट्स हेड ऑफिस एट लखनऊ। तो कानपुर ब्रांच जो है ये सारा डिटेल्स अपना एचओ को दे रहा है। क्या क्या है भाई? फर्नीचर एंड इक्विपमेंट्स, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, सैलरीज, रेंट, एडवर्टाइजमेंट, यानी हमें दिखाई दे रहा है एसेट भी और पेनल का आइटम भी, रेवेन्यू नेचर आइटम्स भी दिख रहा है, यानी फाइनल अकाउंट नहीं बना है। स्टॉक, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस, डेटर्स, कैश, कैरेज इनवर्ड, क्रेडिट में दे रहा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, गुड्स रिटर्न टू एचओ, सेल्स एंड हेड ऑफिस अकाउंट।
ये टैली ट्रायल बैलेंस आपको दिखाई दे रहा होगा कि ट्रायल बैलेंस टैलीड है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिख रहा है स्टॉक ऑन 31 मार्च 11 वाज वैल्यूड एट 62 lakhs, यानी क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन बता रहा है कि 62 lakhs है। On 29th March 11, the head office dispatched goods costing 10 lakhs to its branch. Didn't receive these goods before 1st April 11, यानी कि गुड्स इन ट्रांजिट 10 लाख रुपए का है। ये बात मेंशन कर रहा है कि 10 लाख रुपए का गुड्स इन ट्रांजिट है। Hence the figure of goods received from head office does not include these goods, मतलब रिसिप्ट के अंदर में ये फिगर इंक्लूड नहीं है। जैसे यहाँ पे गुड्स रिसीव्ड आपको दिख रहा होगा, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस है, इसके अंदर में 10 लाख नहीं, यानी गुड सेंट हो जाएगा 288 प्लस 10 lakhs, 298 का गुड सेंट हो गया। ऑल्सो द हेड ऑफिस हैज चार्ज द ब्रांच रुपी 1 lakh फॉर सेंट्रलाइज सर्विसेज फॉर विच द ब्रांच हैज नॉट पास द एंट्री। 1 लाख रुपए का ये जो चार्ज कर रहा है तो एंट्री हो जाएगा सर्विस चार्जेस डेबिटेड, एक्सपेंस हो जाएगा ब्रांच के लिए, तो एक्सपेंसेस को बढ़ाएंगे और सर्विस चार्जेस डेबिटेड, और क्रेडिट किसको करेंगे तो अपने एचओ को अपना क्रेडिटर बनाएंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ब्रांच टू मेक द नेसेसरी एडजस्टमेंट्स। नेसेसरी एडजस्टमेंट में वही होगा जो आपको गुड्स इन ट्रांजिट का एंट्री करना है, ठीक है, और जो सर्विस चार्ज हुआ उसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री करना है। एडजस्टमेंट एंट्रीज में तो यही आएगा। प्रिपेयर फाइनल अकाउंट ऑफ द ब्रांच इंक्लूडिंग द बैलेंस शीट, तो फाइनल अकाउंट बनाना, बैलेंस शीट बनाना है ब्रांच का, ये बोल रहा है। पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस टू इनकॉर्पोरेट द होल ऑफ द ब्रांच ट्रायल बैलेंस, पूरा ट्रायल बैलेंस को इनकॉर्पोरेट करने का एंट्री करना है। भाई ये थोड़ा सा काम डिफिकल्ट कर दिया अपने लिए। कैसे? बोल रहा है कि भाई फाइनल अकाउंट भी बनाओ, फिर सारा एंट्री भी पास करो। यह तो बोलता है सिर्फ, ये आपको याद होगा हमने बताया था 8 जर्नल एंट्रीज या 3 जर्नल एंट्रीज, 2 रूट बताया था। अब ये तो हमें फाइनल अकाउंट बनाने भी बोल दिया और बोला सब जर्नल एंट्रीज करके दिखाओ। तो इजी है, इसमें मुझे बताने लायक कुछ नहीं है। सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। 2 जर्नल एंट्रीज हुआ है फॉर व्हाट, मिला लीजिए। गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिटेड टू हेड ऑफिस 10 लाख, यानी कि एक्सपेंसेस 1 लाख टू हेड ऑफिस अकाउंट 1 लाख। ये हो गया एंट्री फॉर आपका इन द बुक्स ऑफ ब्रांच। अब ट्रेडिंग पीएल बनाया जैसे नॉर्मल वे में, जो एक्सपेंसेस है और इनकम है, रेवेन्यू है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। आप यहाँ से पिक्चर ले सकते हैं, आप इसे पिक्चर इसको ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको दिक्कत ना हो, बाद में आप आंसर मैच कर पाए। तो यहाँ पर अपने मूव करते हैं और उसके बाद बैलेंस शीट बना हुआ है, तो इस समझ में कुछ है नहीं, इसलिए मैं आपको सॉल्यूशन केवल दिखा दिया। कॉम्प्लिकेशंस रहता तो डेफिनेटली मैं एक एक करके बोलता। तो ये देख रहे हैं बैलेंस शीट बना हुआ है, बैलेंस शीट दोनों का फिगर को ऐड कर करके, ये ब्रांच का बैलेंस शीट पहले बना हुआ है। उसके बाद हेड ऑफिस के बुक्स में जर्नल एंट्रीज इनकॉर्पोरेट करने के लिए 8 जर्नल एंट्रीज करना पड़ेगा। मैक्सिमम 8 हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है। पहले ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड के आइटम के लिए, तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड के आइटम के लिए ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट डेबिटेड टू ब्रांच अकाउंट, ठीक है। जो भी ओपनिंग स्टॉक है, परचेजेज है, या आपका एक्सपेंसेस है, गुड्स रिसीव्ड है, उसके लिए सारा आप देख लीजिए। यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक, गुड्स रिसीव्ड, कैरेज इनवर्ड, सब मिलाकर एंट्री किया हुआ है। फिर आपका ब्रांच अकाउंट डेबिटेड टू ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है ना। ब्रांच को अपना डेटर बना रहे हैं फॉर द रेवेन्यू जो वहाँ पे इनकम हुआ, तो अपने बुक्स में हम लोग क्या कर रहे हैं, उस इनकम को क्रेडिट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपका हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर करने के लिए ब्रांच ट्रेडिंग टू ब्रांच पीएल। पीएल के डेबिट साइड में जो आइटम आता है वो ब्रांच पीएल टू ब्रांच अकाउंट करके, वो सारा आइटम जो पीएल के डेबिट साइड में आता है वो लिखा गया है। और जो पीएल के क्रेडिट साइड में आइटम आता है उसके लिए एंट्री हो जाएगा आपका ब्रांच अकाउंट डेबिटेड टू ब्रांच पीएल, तो वो भी होगा। कहीं पर नहीं होगा तो सीधा आपका नेट प्रॉफिट आ गया होगा ब्रांच पीएल टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि ब्रांच पीएल से जनरल पीएल में लेके गया ये प्रॉफिट 24 lakhs का,
और उसके बाद ब्रांच फर्नीचर इक्विपमेंट डेबिटेड, ब्रांच एसेट्स को इनकॉर्पोरेट कर रहा है, सारा एसेट्स को अपना एसेट्स बना रहा है और ब्रांच को क्रेडिट कर रहा है। और यदि उसका लाइबिलिटीज़ होगा तो उसको अपना लाइबिलिटीज़ बना रहा है और ब्रांच को डेटर बना रहा है। ये हो गया सारा जनरेटरीज, कहानी खत्म और कुछ भी नहीं था। तो जो मैंने सिखाया था जस्ट इसका प्रैक्टिस था। आपको फिर भी यदि प्रॉब्लम है आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ये था आपका, कहाँ से गया स्टार्ट है, ये था पहला जो आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, जनरेटरीज हो गया। फिर ये ट्रेडिंग एनपीएल ब्रांच के बुक में, फोटो ले लीजिए। और इसके बाद ये बैलेंस शीट है ब्रांच का। उसके बाद आपका ये जन एंट्रीज है, मैक्सिमम 8 एंट्रीज होता है, कम कुछ भी हो सकता है लेकिन मैक्सिमम 8 जन एंट्रीज होगा, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद आपका नेक्स्ट है, ये जन एंट्रीज ही चल रहा है। जन एंट्रीज के बाद आपका नेक्स्ट जो होगा वो आपका खत्म, और कुछ पूछा नहीं था तो इसके आगे कुछ है नहीं। दैट्स इट। नेक्स्ट सम्स पे चलेंगे, यदि कुछ अलग मिलेगा तो डेफिनेटली वो भी डिस्कस होगा। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 देखो क्या बोल रहा है। FX Limited Kolkata has a branch at Delhi to which goods are supplied from Kolkata but the cost thereof is not recorded in head office books. FX Limited है जिसका एक ब्रांच कोलकाता, हैज ए ब्रांच एट दिल्ली, ठीक है ना, दिल्ली में ब्रांच है। एंड गुड्स आर सप्लाइड फ्रॉम कोलकाता बट द कॉस्ट देयर ऑफ इज नॉट रिकॉर्डेड इन हेड ऑफिस बुक्स, जिसका कॉस्ट जो है वो हेड ऑफिस के बुक में रिकॉर्ड नहीं होता है। ऑन 31 मार्च 2010 द ब्रांच बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। तो ये आप देख रहे हैं ब्रांच का बैलेंस शीट है, उसमें क्या क्या दिख रहा है वो देख लो। तो एचओ को अपना क्रेडिटर एक्नॉलेज कर रहा है 1,68,000, क्रेडिटर्स बोल के एक लायबिलिटी है, डेटर है, बिल्डिंग एक्सटेंशन अकाउंट क्लोज बाय ट्रांसफर टू एचओ अकाउंट, यानी कि बिल्डिंग का बैलेंस यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, कुछ भी नहीं है, नील है। इसका मतलब है फिक्स एसेट्स को वो कहाँ ट्रांसफर कर देता है, एचओ के साथ में वो ट्रांसफर कर दिया जाता है। एंड कैश एट बैंक है 8,000 का, लास्ट में कैश एट बैंक भी दिया हुआ है, बैलेंस शीट टैलीड। ये हिंट दे रहा है कि फिक्स एसेट्स नेवर मेंटेन्ड इन द बुक्स ऑफ ब्रांच, फिक्स एसेट्स ब्रांच के बुक में नहीं रहता है, एचओ के बुक में चला जाता है। ड्यूरिंग द 6 months एंडिंग 30 सितंबर 2010, 6 महीने में क्या हुआ, द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस टुक प्लेस एट दिल्ली। दिल्ली में ये सब ट्रांजेक्शन हुआ, यानी ब्रांच ने ये सब ट्रांजेक्शंस किया है। सेल्स है, परचेज, वेजेस, सैलरीज इंक्लूसिव ऑफ एडवांस। अब ऑब्वियस है कि 6,400 खर्चा नहीं होगा, इसमें एडवांस सैलरी है तो इसका एक एडजस्टमेंट एंट्री करना पड़ेगा। एडवांस सैलरीज अकाउंट डेबिटेड टू सैलरीज अकाउंट, आपका सैलरीज के खर्चा को कम करने के लिए एंट्री पास करना पड़ेगा एंड दैट इज कॉल्ड एडजस्टमेंट एंट्री। तो उसके लिए जो जन एंट्री हुआ वो जन एंट्रीज हो गया एडवांस सैलरीज अकाउंट डेबिटेड टू सैलरीज, ये 2000 से एंट्री होगा। तब जाके आपका सैलरीज का फिगर 4400 आ जाएगा, 6400 माइनस 2000 4400 होगा। जनरल एक्सपेंसेस पीएल में चला जाएगा। फायर इंश्योरेंस 3200 पेड फॉर 1 ईयर, यहाँ पे बोल ही रहा है कि 1 साल के लिए दिए हुए हैं, तो आपको देखो आप तो बना रहे हो ना 6 months के लिए, सो यू आर मेकिंग इट फॉर 6 months। तो यहाँ पर जो आपने बनाया है 1 ईयर के लिए पेमेंट किया है, सो इनडायरेक्टली आपका एडवांस पेमेंट है। सेम एंट्री होगा इसके लिए भी, एडजस्टमेंट एंट्री सेम ही आएगा। क्या एंट्री होगा, एडवांस फायर इंश्योरेंस अकाउंट डेबिटेड टू फायर इंश्योरेंस 1600 से ये जन एंट्री होगा, ठीक है। ये रेमिटेंस टू एचओ है 38,400 का, तो इसका एंट्री होगा एचओ अकाउंट डेबिटेड टू कैश या बैंक 38,400 का। मैनेजर सैलरीज एक्सपेंस हो जाएगा। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, डेटा से आप डिक्रीज करोगे। डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस हो जाएगा, डिस्काउंट अर्नड इनकम होगा। कैश पेड टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश करोगे तो क्रेडिटर्स का बैलेंस कम हो जाएगा। बिल्डिंग अकाउंट फर्दर पेमेंट, 4,000 का आपने बिल्डिंग और खरीदा, क्या जन एंट्री होगा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू कैश। लेकिन बिल्डिंग को अल्टीमेटली क्लोज कहाँ करना है, तो बोलते हैं बिल्डिंग एक्सटेंशन शुड बी क्लोज अगेंस्ट एचओ अकाउंट। तो आप इसे बिल्डिंग आप अपने बुक्स में नहीं दिखा सकते हैं, तो आप अपने बुक से गायब करने के लिए बिल्डिंग को क्या करोगे, क्रेडिट, डेबिट किसको करोगे, एचओ को। या आप ऐसा मानो कि आपने 4,000 रुपए का पेमेंट एचओ के लिए किया, क्योंकि बिल्डिंग आप अपने बुक्स में दिखा ही नहीं सकते हैं, तो आपने पेमेंट किसको किया, एचओ को। तो एंट्री हो जाएगा एचओ अकाउंट डेबिटेड टू बैंक या एचओ अकाउंट डेबिटेड टू बिल्डिंग। अब
आपको ये देखना पड़ेगा कि शुरुआत कैसे हुआ। तो पहले आपने 4000 एंट्री ये कर लिया कि बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू कैश या बैंक कर दिया है, तब आपको 4000 से एंट्री करना पड़ेगा, बिल्डिंग को हटाना पड़ेगा और एचओ को डेबिट करना पड़ेगा। यदि आपने कुछ किया ही नहीं है तो उस केस में आप सीधा करेंगे एचओ अकाउंट डेबिटेड टू कैश या बैंक, लेकिन कुछ तो हुआ है तभी जाके ये बैलेंस अपीयर्ड है। तो इसका मतलब है कि बिल्डिंग अकाउंट को हम डेबिट कर चुके हैं, ब्रांच ने डेबिट कर रखा है। अब बिल्डिंग हमारे बुक्स में नहीं रहना चाहिए, तो बिल्डिंग्स को डेबिट से क्रेडिट करना पड़ेगा एंड अपने इसके बदले में किसको डेटर बना लेंगे, एचओ को, क्योंकि ये बिल्डिंग एचओ के बुक्स में एज एन एसेट अपीयर करेगा। कैश इन एंड एसेट से, कैश एट बैंक भी एसेट से बैलेंस शीट में आएगा। सेट आउट द हेड ऑफिस अकाउंट इन डेली बुक्स एंड ब्रांच बैलेंस शीट एज ऑन 30 September 2010, ऑल्सो गिव जनरल एंट्रीज इन डेली बुक्स। आपको एचओ का अकाउंट बनाना है, तो एचओ का अकाउंट आप स्टार्ट कहाँ से करेंगे? यू शुड स्टार्ट विद दिस 1,68,000। क्या बैलेंस है भाई? 1,68,000 एचओ का क्या बैलेंस है? तो बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस है। तो जब आप लेजर खोलेंगे तो वहां पे जाकर क्या लिखेंगे? बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,68,000। यू शुड स्टार्ट विद दिस। ये 1,68,000 से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। ये 168 जो दिख रहा है आपको, विद दिस आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,68,000। देख लीजिए, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,68,000 एचओ के लेजर में डाल दिया गया। एडजस्टमेंट एंट्रीज आपने किया, देखो एडवांस सैलरी अकाउंट डेबिटेड 2000 टू सैलरीज 2000, प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिटेड 1600 टू आपका फायर इंश्योरेंस या इंश्योरेंस प्रीमियम हो जाएगा 1600। अभी अपने क्या करेंगे, जो भी अब ये ब्रांच के बुक में एंट्री कर रहे हैं, तो जो भी हमने एक्सपेंसेस किया है वो सारा का सारा अपने किससे लेंगे? एचओ से। तो हमें तो क्लोज करना है, तो ये सारा चीज को भी तो क्लोज करना है ना। ये जो ट्रांजैक्शन हुआ इन सभी को क्लोज करना है। तो यदि इन सबको क्लोज करना है तो बहुत सिंपल लॉजिक है ना। सेल्स हैव क्रेडिट बैलेंस, डेबिट कर दो, क्लोज हो जाएगा। परचेज हैव डेबिट बैलेंस, क्रेडिट कर दो, क्लोज हो जाएगा। वेजेस को क्रेडिट करो, क्लोज हो जाएगा। सैलरीज को क्रेडिट करो, क्लोज हो जाएगा। जनरल एक्सपेंसेस को क्रेडिट करो, क्लोज हो जाएगा। फायर इंश्योरेंस सिमिलरली क्रेडिट करेंगे, क्लोज हो जाएगा। मैनेजर सैलरी को क्रेडिट करेंगे, क्लोज हो जाएगा। लाइक दिस। डिस्काउंट अलाउड को क्रेडिट करो, क्लोज होगा। डिस्काउंट अर्न को डेबिट करो, क्लोज होगा। बहुत सिंपल है ना। तो यदि इन सबको क्लोज करना है तो सिंपल लॉजिक यही है कि उनका ओरिजिनल क्या है, ओरिजिनल बैलेंस उनका यदि क्रेडिट है तो अपने डेबिट करेंगे तो क्लोज हो जाएगा। और अपने क्लोज कर रहे हैं किसके अगेंस्ट में? तो एचओ के अगेंस्ट में क्लोज कर रहे हैं। तो अब देखो सीधी सी बात है, आप ब्रांच बन के सोचो, आपने ये सब खर्चे किए हैं, वेजेस, परचेज, सैलरीज, फायर इंश्योरेंस, जनरल एक्सपेंसेस, ये सब आपने दिए हैं। तो आपके पास से कैश गया, तो आप ये अमाउंट किससे लोगे? तो आप ये अमाउंट एचओ से डिमांड करोगे। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? इसीलिए एचओ को डेटर बना लेंगे। तो एंट्री होगा एचओ अकाउंट डेबिटेड टू परचेज, टू वेजेस, टू सैलरीज, टू फायर प्रीमियम, लाइक दैट। देख लीजिए, तो ये दो एंट्री हुआ, ये तो एडजस्टमेंट एंट्री था। उसके बाद एचओ अकाउंट डेबिटेड टू परचेज, टू वेजेस, टू सैलरीज। देखो सैलरी 6,400 नहीं 4,400 होगा। इंश्योरेंस 3,200 नहीं होगा, 1,600 होगा, क्योंकि आपने एक एडजस्टमेंट एंट्री ऊपर में किया है। तो ये बात का ध्यान रखेंगे। उसके बाद क्या है? जनरल एक्सपेंसेस, फायर इंश्योरेंस, मैनेजर सैलरी, डिस्काउंट अलाउड। सिमिलरली सेल्स को भी क्लोज करना पड़ेगा, डिस्काउंट अर्न को भी क्लोज करना पड़ेगा। सेल्स हैव क्रेडिट बैलेंस, उससे क्लोज करने के लिए आप डेबिट कर दोगे। तो यहां पर आपका सेल्स अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अर्न अकाउंट डेबिटेड टू एचओ। और बिल्डिंग को ट्रांसफर करने के लिए हमने बताया था एचओ अकाउंट डेबिटेड टू बिल्डिंग। इन्हीं सब का कॉरेस्पॉन्डिंग लेजर पोस्टिंग किया है। देखिए ये टोटल यहां पे ले आया और इसका टोटल 88,400 यहां लेकर आ गया, बिल्डिंग 4,000 लेकर आ गया, और कैश रेमिटेंस है ना, ये आगे और होगा, समझ में पढ़ना पड़ेगा क्या है।
सेट आउट द हेड ऑफिस अकाउंट, दिस, हाँ कैश रेमिटेंस था ना यहाँ पे 38,400, तो कैश रेमिटेंस 38,400 सब कर देने के बाद लास्ट में ये बैलेंस बच गया 2,78,400, एचओ का बैलेंस बच गया। अब आपको बैलेंस शीट बनाने बोला है, तो बैलेंस शीट में अब क्या होगा, वो सारा जो बैलेंस शीट बनाना है आपको, तो बैलेंस शीट में देखिए किस फॉर्मेट में बैलेंस शीट बनाया। जैसे पहले उनका बैलेंस शीट दिख रहा है, आप देखिए यहाँ पे बैलेंस शीट ऐसा दिख रहा है, डेटर्स, कैश, क्रेडिटर्स, मैंने करंट एसेट्स लिया है, करंट लायबिलिटीज लिया है, एचओ का बैलेंस लिया है, और बिल्डिंग का बैलेंस नहीं लिया क्योंकि बिल्डिंग एक्सटेंशन को क्लोज कर दिया। यदि बिल्डिंग को क्लोज कर दिया तो उसका बैलेंस नहीं आएगा, यानी बैलेंस शीट में जो नॉमिनल अकाउंट है सारा क्लोज हो गया, बट कुछ अभी भी अकाउंट है इसके अंदर में जो अभी भी आएगा। क्या क्या आएगा, तो मान लेते हैं 2,40,000 का सेल हुआ, उसमें से आपने डिस्काउंट अलाउड कर दिया 8,000, तो बैलेंस बचा 240 माइनस 8, 2,32,000, एंड 232 में से कलेक्शन हो गया 160, तो 232 से आपको क्या करना, 160 लेस करना है, 232 माइनस 160, तो बचा 72,000, तो 72,000 आपका डेटर्स का बैलेंस बचेगा। देखिए यहां पर डेटर्स को इन्होंने लिया है 2,72,000 या 72,000, अच्छा 72,000 आया, और ओपनिंग बैलेंस भी डेटर्स का है 2 लाख, तो दोनों ऐड होके कितना हो गया 2,72,000। डेटर्स अकाउंट बनाओगे तो आ जाएगा। हमने डेटर्स बनाए बिना ही हम बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ डेटर्स बना हुआ देख ले, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, सेल्स, कलेक्शन, डिस्काउंट अलाउड, फाइनल बैलेंस। वैसे ही क्रेडिटर्स का फाइनल लेजर बनाकर क्लोजिंग बैलेंस निकाला हुआ है, वो 26,000 कितना है, क्रेडिटर्स का बैलेंस 26,800, वही आपका 26,800 यहाँ पे क्रेडिटर्स दिखाया हुआ बैलेंस शीट में। सैलरी एडवांस आपका आया ही था, प्रीपेड इंश्योरेंस आया ही था, बिल्डिंग एक्सटेंशन अकाउंट क्लोज हो गया था, ब्रांच मेंटेन नहीं करता है, कैश इन हैंड एंड बैंक आपको निकालना पड़ेगा बैलेंसिंग करके, तो ये आया था आपका, वो यहाँ पे लिख दिया गया है, और लास्ट में आपने 278,400 ये बैलेंस निकाला ही है, तो ये भी आ गया। इट्स मतलब इजी केक्स सम्स था, मतलब अपने ये नहीं बोलेंगे कि बहुत डिफिकल्ट सम है। हाँ, इसमें आपको नयापन जो मिला उसके लिए इंपॉर्टेंट सम बोलेंगे। क्या नयापन मिला कि आपने यहाँ पर ये सम्स एक स्टीरियोटाइप नहीं है, वर्सेटाइल सम है ये, इसमें नयापन है, इसलिए अच्छा है। नयापन क्या है कि आप नॉमिनल अकाउंट को क्लोज कर रहे हैं और करंट अकाउंट को ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, करंट अकाउंट ब्रांच अपने पास रख रहा है और फिक्स एसेट्स अकाउंट को क्लोज कर रहे हैं। आपको कुछ सीखने वाला बात तो है ना, कि जब ये आप बैलेंस शीट देख रहे हो तो इस बैलेंस शीट में आप देखो क्या किया गया, करंट एसेट्स रखा गया, करंट लायबिलिटीज रखा गया, ठीक है, लेकिन फिक्स एसेट्स नहीं रखा गया है। और कोई भी बैलेंस शीट में तो आप जानते ही हैं कि अल्टीमेटली बैलेंस शीट के अंदर में नहीं आता है, क्या क्या नहीं आता है बैलेंस शीट के अंदर में, तो बोलते हैं बैलेंस शीट के अंदर में नहीं आता है आपका एक्सपेंसेस एंड इनकम, ये सब नहीं आता है। उसका फाइनल रिजल्ट जो होता है, नेट रिजल्ट, दैट इज शोन इन द बैलेंस शीट, तो वो अपने यहाँ पर बैलेंस शीट में हेड ऑफिस करंट अकाउंट जैसे इन्होंने जो फॉर्मेट लेके चला है उसी फॉर्मेट में अपने को बैलेंस शीट प्रेजेंट करना पड़ा। ये जो फॉर्मेट है 6 महीने के बाद हमको इसी फॉर्मेट को फॉलो करना है। इस फॉर्मेट में करंट अकाउंट है, करंट एसेट्स, लायबिलिटीज है, करंट एसेट्स है, और जो ड्यूरिंग द 6 मंथ्स पीरियड जो डेवलप हुआ और करंट एसेट्स और डेवलप हुआ और करंट लायबिलिटीज उनको भी लिया गया है। और ये कैश एट बैंक, कैश इन हैंड थोड़ा चेंज हुआ, तो वो कैश बुक बनाकर आपको मालूम चलेगा कि कितना बैलेंस है, वही आपने यहाँ पे शो किया है। पिक्चर ले लीजिए, यदि आपको रेफर करना है तो आप करके रखें, तब तो वेरीफाई हो गया, नहीं किए तो पिक्चर लीजिए। ये हो गया जर्नल एंट्रीज वाला। अब कोई बच्चा इसमें से पूछ रहा है, मान लो कि सर हम ये जो सैलरीज वेजेस अलग से क्लोज किए हैं, प्रॉफिट निकाल कर सीधा एक बार में कर देते तो भी हो जाता है क्या? हाँ, एक ही एंट्री करने से हो जाता। फिर आपको ट्रेडिंग पीएल बनाकर नेट रिजल्ट से आप एंट्री कर देते तो भी हो जाता। यहाँ पर एक एक आइटम को आप इनकॉर्पोरेट करो या आप नेट रिजल्ट को करो तो भी हो जाएगा।
नेक्स्ट ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कॉपी कर लीजिए आप लोग, जो लोग नहीं आए हैं वो लोग स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, जो करके आए हैं डेफिनेटली वो लोग मैच कर रहे हैं। उसके बाद आपका ये बैलेंस शीट है और ये आपका कैश बुक है, फिर ये डेटर्स है और ये आपका क्रेडिटर्स। तो ये सब हो गया, ये सम्स भी आपका मैं मार्क करूंगा वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों वेरी इंपॉर्टेंट? क्योंकि ये सम्स में भी आपका नयापन है, वेरी इंपॉर्टेंट। VVI मतलब ये सब सम्स को मस्ट करना चाहिए रिवीजन के तौर पर। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे क्या है अपना होमवर्क में। 30 कर लिए, 31 है, अभी और भी है, 32 भी है, ये दो लास्ट है। 31 देखो क्या है। मिसेस रामचंद एंड कंपनी हैदराबाद हैव ए ब्रांच इन दिल्ली। ठीक है, हैदराबाद हैव ए ब्रांच इन दिल्ली। द दिल्ली ब्रांच डील्स नॉट ओनली इन गुड्स फ्रॉम head office but also buys some auxiliary goods and deals in them। ठीक है, रामचंद क्या कर रहा है, हैदराबाद में मतलब बिजनेस कर रहा है और ब्रांच दिल्ली में खोला है। द दिल्ली ब्रांच डील्स नॉट ओनली इन गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस, मतलब ब्रांच के पास फ्रीडम है कि वो HO का भी गुड्स बेच सकता है और अपना भी परचेज करके सेल कर सकता है। इसका मतलब है इंडिपेंडेंट ब्रांच है, बट ऑल्सो बाई सम ऑक्सिलरी गुड्स एंड डील्स इन देम। दे हाउएवर डू नॉट प्रिपेयर एनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बट क्लोज ऑल अकाउंट्स टू हेड ऑफिस एट द एंड ऑफ द ईयर एंड ओपन देम अफ्रेश ऑन द बेसिस ऑफ एडवाइस फ्रॉम देयर हेड ऑफिस। क्या बोल रहे हैं? दे हाउएवर डू नॉट प्रिपेयर एनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब ब्रांच PL बनाता नहीं है, बट क्लोजेज ऑल अकाउंट्स टू हेड ऑफिस। अभी जो अपन लोग किए ना इसके पहले वाला सम्स वही बात बोल रहा है कि सारे अकाउंट्स को ही ट्रांसफर कर देता है HO के पास। डू नॉट प्रिपेयर एनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बट ऑल्सो क्लोज ऑल अकाउंट्स टू हेड ऑफिस, मतलब वही HO अकाउंट डेबिटेड टू ऑल ओपनिंग स्टॉक, परचेज, वेजेस, सैलरीज, रेंट, ये सारा at the end of the year and open them afresh on the basis of advice from their head office. The fixed assets accounts are also maintained at head office। ये भी बता दिया कि फिक्स एसेट्स HO मेंटेन करता है, ब्रांच मेंटेन नहीं करता है। मतलब जो अभी आप सम किए उसका प्रैक्टिस है ये। The goods from head office are invoiced at selling price to give a profit of 20% on the sale price। तो 20% मार्जिन बता दिया, सेलिंग प्राइस पर प्रॉफिट मार्जिन 20% है। द गुड्स सेंट फ्रॉम द ब्रांच टू हेड ऑफिस आर एट कॉस्ट। गुड्स सेंट फ्रॉम ब्रांच टू हेड ऑफिस आर एट कॉस्ट, कॉस्ट पे भेजता है। फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट, ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रांच एसेट्स अकाउंट इन द हेड ऑफिस बुक्स। क्या क्या बनाना है? फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट, चलिए ब्रांच बना लेंगे। ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेना है, ब्रांच एसेट अकाउंट बनाना है एंड हेड ऑफिस बनाना, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस बनाना है। ठीक है ना? तो यहां पर अब क्या है, ब्रांच एसेट्स, ब्रांच ट्रेडिंग, PL, फाइनल अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ कर दो, अकाउंट बनाना लेजर का फॉर्मेट ही तो है। तो यहाँ पर आपका ये फाइनल अकाउंट का आइटम्स दिया हुआ था। ब्रांच बैलेंस ऑन 1 जनवरी 2010 वर एज अंडर, तो शुरू में ब्रांच का बैलेंस बता दिया है, 5000 का बैलेंस है, तो वहाँ पे जाकर 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन करके 5000 लिखोगे, इसी से श्री गणेश करोगे। उसके बाद बोल रहा है सन्डे डेटर्स 9500 कैश, ये बिगिनिंग में बता रहा है कि डेटर्स कितना है, कैश क्या है, क्रेडिटर्स क्या है, स्टॉक HO, ठीक है ना। गुड्स एट इनवॉइस प्राइस 4000 का है, अदर गुड्स 500 का है। द क्लोजिंग स्टॉक एट ए ब्रांच ऑफ द हेड ऑफिस गुड्स एट इनवॉइस प्राइस इज 3000 and that of purchase goods is 1000। ओपनिंग क्लोजिंग का इंफॉर्मेशन दे दिया। डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड एट 10% ऑन ब्रांच एसेट्स, जो ब्रांच एसेट्स है उसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो अब से एसेट्स मेंटेन कौन करता है? HO, यहाँ पे बोला फिक्स एसेट्स मेंटेन इन द बुक्स ऑफ HO, तो उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन होगा वो चार्ज हो जाएगा ब्रांच से, तो उसके लिए अपने को जनरेटरी करना पड़ेगा। तो इसका भी सॉल्यूशन है।
आप देख लीजिए सीधा दिल्ली ब्रांच, ये फाइनल अकाउंट बना हुआ है, ब्रांच फिक्स एसेट्स अकाउंट भी बनाया हुआ है, कैश एंड बैंक अकाउंट कैश बुक बनाया हुआ है, और सब कुछ बना हुआ ही है। आपको केवल लेजर ही तो बनाने बोला है। आप देख लीजिए जो इन्फॉर्मेशन है वो डाल के बनाया हुआ होगा। 3200 और 500 चेक कर लीजिए, ये यहाँ पे दिया हुआ था। मिटा देता हूँ, सॉरी। अब ठीक, तो चेक करो। स्टॉक एचओ एट इनवॉइस प्राइस 4000 एंड अदर गुड्स 500। तो 4000 में आपका 20% प्रॉफिट मार्जिन है। तो आप यदि 20% हटा दो, ट्रेडिंग पीएल आपका इनवॉइस प्राइस पे नहीं बनता है, कॉस्ट प्राइस बनता है। तो 4000 में से 800 रुपये आपका प्रॉफिट मार्जिन हटा दो तो बचा कितना? 3200 प्लस ये 500, वही दिखाया हुआ है 3200 प्लस 500। क्लोजिंग स्टॉक का भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। एट ब्रांच हेड ऑफिस एट इनवॉइस प्राइस 3000 एंड द परचेज गुड्स 1000। 3000 से 20% पहले लेस करो, तो 3000 का 20% यदि अपने लेस करते हैं तो कितना होता है? 600 माइनस हो जाएगा, तो 2400 एंड 1000 ये हो गया। तो 2400 एंड 1000 बैलेंस शीट बनेगा तो उसमें ये दोनों फिगर जाएगा। बनाया है बैलेंस शीट? नहीं। कैश बुक है? नहीं बनाया है, जरूरत नहीं है, बोला नहीं है शायद। जितना बोले उतना करते रहे तो भी काम होता रहता है अपना। फर्नीचर शुरू में बोल रहा 5000 का है। सैंडी डेटर्स 9500 कैश, तो कैश बुक बनाने के लिए वहां पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। डेटर्स बना रहे हो तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्रेडिटर्स बना रहे हो तो बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, और फर्नीचर यानी एसेट्स अकाउंट बना रहे हो तो 5000 का बैलेंस। तो देख लो, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5000 फिक्स एसेट्स अकाउंट में, फर्नीचर अकाउंट में। कैश में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1000। डेटर्स बनाया है कि नहीं बनाया है? नहीं बनाया है तो नहीं डालेंगे, अपने बना भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं था। अब यहां से जो दिख रहा है उसको पोस्ट करना है लेजर में। हेड ऑफिस ओपनिंग बैलेंस है, एचओ का ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर बता रहा है। ट्रायल बैलेंस ऑफ दिल्ली ब्रांच है 15000 का बैलेंस दिखा रहा है, तो इससे अपने कोई मतलब नहीं। अपने तो क्या कर रहे, अपने अपने हिसाब से बैलेंस ले चुके होंगे ना। नहीं, इसी को लेके बनाया है। 15000 का बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके दिखा दिया। अब आ जाओ, जो ट्रांजेक्शन दे रहा है गुड्स फ्रॉम एचओ 50000 रुपए का, परचेजेस 20000 का, तो ये अपने ट्रेडिंग में दिखाएंगे 50000 का गुड्स, 50000 का गुड्स। ये थोड़ा ऊपर नीचे है तो कंफ्यूज मत होना। तो गुड्स टू ब्रांच यहाँ पे लिखा हुआ है 50000, परचेजेस यहाँ पे लिखा हुआ, बट फिगर यहाँ छपा है, ये तो 3700 इसका है, और ये 50 के जगह पे 40 है गुड्स, यानी इन ट्रांजिट होगा डेफिनेटली, और 20000 रुपये परचेजेस वाला है। हम लोग बाद अलग में उस साइड में भी बाई गुड्स इन ट्रांजिट, यहाँ 50000 लिख के उस साइड में बाई गुड्स इन ट्रांजिट लिख सकते थे। तो ये 20000 समझ में आया, 50 की जगह 40 लिखा हूँ क्योंकि 10000 का गुड्स इन ट्रांजिट होगा। कैसे मालूम चला कि रास्ते में है गुड्स? कहीं ना कहीं तो मेंशन किया हुआ होगा। कहाँ था भाई 10000 का फिगर? सुनने से यही होता है, लिख के करने में क्या होता है ना कि मिस नहीं होता है कोई चीज, अदरवाइज मिस होने का चांस बहुत ज्यादा रहता है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। एक बार 50000 ही है, हमने 40 लिखा है, ध्यान रखो। ओपनिंग स्टॉक एचओ गुड्स एट इनवॉइस प्राइस यहाँ पर 4000 रुपए का ओपनिंग स्टॉक बता रहा है,
तो इनवॉइस प्राइस है तो इसको कॉस्ट पे कन्वर्ट करके लेना पड़ेगा। तो ओपनिंग स्टॉक अपने ले चुके हैं, वो जो नीचे में एडजस्टमेंट में बोला हुआ है ना अलग से 4000 माइनस अपने 800 करके 3200 लिए थे, वही मैं देखा कि दोबारा क्यों आ रहा ओपनिंग स्टॉक। हम लोग तो ऑलरेडी यहाँ वाला 4000 ले चुके हैं, 4000 ओपनिंग स्टॉक ऑफ अदर गुड्स ये ले चुके हैं। अभी ये सैलरीज है, रेंट है, ऑफिस एक्सपेंसेस है, वो सब ले लीजिए। 7000, 3000, 2000 पीएल में आ जाएगा। 7000, 3000 और 2000 पीएनएल में आ गया। अब यहाँ नहीं है लिखा हुआ, टाइपो एरर है, या ये रहा ऊपर रह गया तो वो नीचे जाएगा। ठीक है, तो 7000, 3000 और 2000 ये एक्सपेंसेस का आ गया, और 500 रुपये कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक 4000 है, तो ये आपका कैश बुक में आ जाएगा यदि कैश बुक बना रहे हैं। तो यहाँ पर कैश बुक बना रहे हैं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1000 हम लोग ऑलरेडी लिखे हैं, और यहाँ पर टोटल बैलेंस कितना आ रहा है, कैश ऑन हैंड 500 है, कैश एट बैंक 4000 है, टोटल 4500 का बैलेंस हुआ। ब्रांच बुक में कैश कितना है भाई, ये क्लोजिंग बैलेंस है क्या कैश का? हाँ जी, दिमाग लग रहा थक गए, तो होता है ना कभी कभी बोरिंग लगने लगता है, तो अभी बोरिंग लगने लगा। सो 31 दिसंबर 2010 को ये बैलेंस है, तो ये क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश है और बैंक है। डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस है तो बैलेंस शीट में चला जाएगा, इसीलिए कैश बुक में बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन करके ही आया 500 एंड 4000, और डेटर्स का आपका क्लोजिंग बैलेंस है, तो डेटर्स यदि बैलेंस शीट बनाएंगे तो वहाँ दिखाएंगे, नहीं तो नहीं दिखाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपका दिया हुआ सेल्स, तो आपका ट्रेडिंग में बाई सेल्स चला जाएगा, गुड्स टू एचओ। ठीक है ना, तो ये गुड्स टू एचओ का मतलब हो गया रिटर्न हो गया 3000, देखो ट्रेडिंग में ही दिखाया होगा, 3000 का रिटर्न हो गया, 1,00,000 का सेल हो गया। इसके बाद क्या है, आपका हेड ऑफिस करंट अकाउंट 15,000 बैलेंस दिया हुआ है, तो आप तो लेजर बना ही रहे हैं, तो उसमें ये क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। $15,000 का बैलेंस ओपनिंग में भी यही था क्या? एचओ हेड ऑफिस करंट अकाउंट 15,000, हम लोग को एज पर एचओ बुक्स लेना है, तो एचओ बुक्स में आपका ओपनिंग बैलेंस भी 15,000 ही था, उसी से स्टार्ट किए। ठीक है, लास्ट में भी 15,000 बैलेंस है, आता हूँ इस पर। ओके, सो मैंने देखा इस सम्स में डेफिनेटली इस सम्स का कुछ फ्रेमिंग रॉन्ग है, तो मेरा एडवाइस है कि ये सम्स आप इग्नोर कर दीजिए, सिंपली डोंट डू दिस। तो जितना बताया था वो सब सही था, बट कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है कि क्वेश्चन करना क्या चाह रहा है, पूछना क्या चाह रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा इसमें क्वेश्चन मार्क आ जाता है, इसलिए ये नहीं करना है, क्रॉस मार्क कर दीजिए। ठीक है, 31 नहीं करना है। थर्टी टू क्या है, प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपसे पूछ रहा है, बनाने के लिए बोला है। 32 में आपसे क्या पूछा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने बोल रहे हैं, तो प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन कॉलमनर फॉर्म एंड बैलेंस शीट ऑफ द बिजनेस एज ए होल। तो इसमें क्लियर कट है कि क्या करना है, चलो ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट बनाना है एज ए होल। जो एक सम हम लोग किए थे वैसा ही ये सम है, जिसके अंदर में आपको ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाना है, सेपरेट कॉलम में भी बनाना है। ये मेरे हिसाब से सम नंबर 26 के जैसा है, FX नहीं 26 नंबर जो आज अपने शुरुआत में किए थे वही सम्स है ये एक तरह से, और यहाँ पर आप वैसे ही फॉर्मेट में जाओगे। तो मैं इसका सॉल्यूशन आपको दिखा रहा हूँ, जो कि आप कॉपी कर लेंगे यहाँ से।
HO ब्रांच एंड टोटल बोल के कॉलम बनाया हुआ है, ऐसा आप बनाए थे, याद करो। तो ये आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, जो अमाउंट इधर उधर है, बट आप स्क्रीनशॉट ले लो, आप समझ पाओगे, ठीक है, कि क्या है ये। तो ये आपका इसमें ट्रेडिंग PL हो गया ये, ठीक है। और यहाँ पे भी कॉपी कर लेना, क्योंकि PL नीचे है, अमाउंट नीचे है, पर्टिकुलर्स ऊपर है। PDF में करने से एक्चुअली टूट गया, इसलिए प्रॉब्लम है ये बैलेंस शीट है। और ये आपका वर्किंग नोट्स है सारा। क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकाला उसका है ये, और स्टॉक एट ब्रांच कैसे निकाला। हम लोग ये सम्स कर चुके हैं, सेम टू सेम है। मैं एग्जैक्टली बता भी दे रहा हूँ। स्टॉक रिजर्व याद होगा, इंक्रीमेंटल स्टॉक रिजर्व किए थे, और ये सम नंबर आई थिंक 26 ही होगा, 26 आज जो शुरू में किए थे हम लोग। हाँ यही है 26, तो रेफर कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 26 है ये एग्जैक्टली। तो अगले क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे फॉरेन ब्रांच, यानी कि अपना यहाँ पर पार्ट कंप्लीट हो गया। दिस मच इज जो ब्रांच का मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द सम्स हम लोग कर चुके हैं। फॉरेन ब्रांच है, वो भी एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है 5 मार्क्स के लिए, तो फॉरेन ब्रांच में भी 3 क्लासेस लगेंगे, तो वो अपने नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे फ्रेश मोड में। आज तो होमवर्क टालना था, पूरा होमवर्क खत्म कर लेना था। एक सम्स को कट किया हूँ, बाकी सब सम्स मैंने करा दिया है। ये सम्स जो लास्ट में मैंने छोड़ा, ये सम्स सेम टू सेम है 26 की तरह, इसलिए ये मैंने डिस्कस भी नहीं किया। हाँ, सॉल्यूशन आपको स्क्रीन पे मैंने शेयर किया आपके साथ, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।